फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है पाके टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन। जो पाके टाइगर रिजर्व है न्यूज में था, हमने डिस्कस किया था कि इसके पास से एक हाईवे निकाला जा रहा था और यहाँ पे काफी सारे जो यहाँ पे लोग रहने वाले थे, जो इंडिजिनस लोग थे, उन्होंने इसको अपोज किया था, लॉट ऑफ अपोजिशन। तो दो बार ये न्यूज में अपीयर हुआ था, एक बार तो जब हाईवे बनाने की बात हुई थी, एक बार जब इस हाईवे को अपोज किया गया था। कहाँ पे ये जो पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व है एसोसिएट करता है किस पर्टिकुलर स्टेट के साथ, कहाँ लोकेटेड है, सोचिए। चलिए, तो आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। बी इज द करेक्ट आंसर। लोकेशन में पाके टाइगर रिजर्व की आपको दिखा देता हूं। तो पाके टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में लोकेट करता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे जो फॉर्मेट है वो वैसे ही रहेगा। मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा, आपको 2 से 4 सेकंड सोचने के लिए दूंगा, आप पॉज कर दीजिएगा वीडियो को और उसके बाद सोचिएगा सही उसके करेक्ट आंसर के बारे में, तब हम उसके बाद सही आंसर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉमिनेशंस इज फॉरवर्डेड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड कल्चर टूरिज्म फॉर इंक्लूजन इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 2020। तो वर्ल्ड हेरिटेज की जो 2020 की लिस्ट बनने वाली है उसमें हमने कौन कौन से इन तीनों में से कंटेंडर्स को भेजा है, कौन कौन सी साइट्स को हमने नॉमिनेशन के लिए भेजा है। क्या फोर्ट्स ऑफ डेक्कन सल्तनत को भेजा है, व्हाट अबाउट धौलावीरा जो एक हड़प्पन सिटी है, रानी का वाव, सोचिए। चलिए देखिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड कल्चरल टूरिज्म सबमिटेड अ मॉन्यूमेंट्स एंड फोर्ट्स ऑफ डेक्कन सल्तनत। तो पहला जो है इसको सबमिट किया गया वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 2020 के लिए। साथ में ही धौलावीरा एक हड़प्पन सिटी जो है इसको भी सबमिट किया गया है। रानी का वाव जो है इसको तो 2014 में ही इंक्लूड कर लिया गया था। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए। पहले जो करेक्ट है, रानी का वाव इनकरेक्ट है बिकॉज इसको ऑलरेडी हमने इंक्लूड कर लिया है। तो ये वेरियस प्लेसेस है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के, जो देख लीजिएगा कौन से स्टेट में कौन सा लोकेट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हैं यहाँ पे राजस्थान में नंबर काफी ज्यादा है ऐसी साइट्स का, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन बॉर्न कन्वेंशन के बारे में पूछ रहे हैं कि बॉर्न कन्वेंशन को और किस नाम से जाना जाता है। कैसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज कहते हैं, कन्वेंशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, या फिर किसी और नाम से ही इसे जाना जाता है, सोचिए। चलिए देखिए, कन्वेंशन बॉर्न कन्वेंशन जो है उसको CMS दैट इज कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। तो ये इसके दोनों नाम है, किसी भी नाम से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। इसमें वेरियस अपेंडिक्सेस होती हैं, जैसे कि अपेंडिक्स 1 होती है जिसके अंदर थ्रेटेंड माइग्रेटरी स्पीसीज आते हैं, अपेंडिक्स 2 होती है जिसके अंदर माइग्रेटरी स्पीसीज आते हैं जिसको इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में, और पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में सही है, कौन सा कथन सही है। यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, हो सकता है। सेकंड, इट इज वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ गैंजेस रिवर। जो गंगा रिवर है उसका एक ये प्राइमरी सोर्स है, मतलब प्राथमिक स्रोतों में से एक है, ये भी हो सकता है। इट्स टर्मिनल पॉइंट रिजेंबल्स काउ माउथ। इसका जो पॉइंट जहां पे खत्म हो रहा होता है वो काउ माउथ जैसा लगता है, ये भी हो सकता है, सोचिए। न्यूज में इस वजह से था बिकॉज रिसेंटली न्यूज थी कि जो ब्लैक कार्बन है वो गंगोत्री ग्लेशियर में डबल हो गया है। ब्लैक कार्बन क्या होता है, ये एक एरोसोल होता है, इसलिए ये चिंता का हमारे लिए एक विषय बना और हमने इसके बारे में क्वेश्चन बनाया। आंसर हमारा है डी, क्योंकि ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है उत्तराखंड का। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। यह गंगा नदी के प्राथमिक स्रोतों में से एक है, ये भी ठीक है। और टर्मिनल जो इसका पॉइंट है जहां पे खत्म होता है वो गाय के मुंह जैसा लगता है। एक बार देख लीजिए मैप के ऊपर इसे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। 2 स्टेटमेंट दी गई और पूछा कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। पहली कहती है डोगरा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय महाराजा गुलाब सिंह। जो डोगरा डायनेस्टी थी वो महाराजा गुलाब सिंह ने फाउंड करी थी। महाराजा हरि सिंह वाज द लास्ट डोगरा मोनार्क। जो लास्ट डोगरा मोनार्क थे उनका नाम था महाराजा हरि सिंह, सोचिए। चलिए, जब हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया तो मैंने आपको बताया था कि रिसेंटली जो जम्मू एयरपोर्ट है और जो जम्मू यूनिवर्सिटीज है उनका नाम चेंज किया जा रहा है। देखिए, जम्मू एयरपोर्ट एंड जम्मू यूनिवर्सिटीज का नाम ना हिंदू डोगरा मोनार्क्स महाराजा हरि सिंह और महाराजा गुलाब सिंह के नाम पे रखा जा रहा है। तो यहाँ पे जो जम्मू एयरपोर्ट होगा, एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा महाराजा हरि सिंह, और जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम रखा जाएगा महाराजा गुलाब सिंह। तो इन नाम में बदलाव हुआ है, इसी वजह से ये दोनों न्यूज में थे। हमने जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से इसको पढ़ा और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है डोगरा डायनेस्टी जो महाराजा गुलाब सिंह ने फाउंड करी थी बिल्कुल सही है, और जो लास्ट मोनार्क थे इसके महाराजा हरि सिंह थे। अगर आपने प्रधानमंत्री की सीरीज देखे तो इनका नाम आपको जरूर पता होगा, या फिर आपने इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़े तो भी महाराजा हरि सिंह के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। इनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के लिए जाना जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। पहली और दूसरी स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है। चलते हैं अब नेक्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के बारे में पढ़ लेते हैं और पूछा गया इस पर्टिकुलर राष्ट्रीय खेल विकास कोष के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट दी गई है, 1 बाय 1 रीड करेंगे। पहली है इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एक्ट। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एक्ट के अंतर्गत इसे 1890 में बनाया गया था, ये हो सकता है। द डे टू डे वर्किंग ऑफ द फंड इज मैनेज बाय एक्जीक्यूटिव कमेटी हेडेड बाय सेक्रेटरी स्पोर्ट्स। तो इसको कौन मैनेज करते हैं, जो डे टू डे वर्किंग होती है एग्जीक्यूटिव कमेटी की, उसको सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो मैनेज करते हैं। द फंड्स मैनेज बाय काउंसिल हेडेड बाय मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ यूथ अफेयर्स एंड
स्पोर्ट्स जो फंड होता है उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे मिनिस्टर इंचार्ज है किसके, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के। ये भी हो सकता है। वन बाय वन तीनों स्टेटमेंट को रीड करिए, सोचिए क्या आंसर हो सकता है, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड जो है, देखिए मैनेज करने के लिए मिनिस्टर इंचार्ज है, बिल्कुल ठीक है इस फंड को। और डे टू डे वर्किंग के लिए जो फंड मैनेज किया जाता है उसको कौन करता है, उसको सेक्रेटरी स्पोर्ट्स करती है। दोनों बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको एस्टैब्लिश नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एक्ट के अंतर्गत नहीं किया गया था, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि इसे चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1890 के अंतर्गत बनाया गया। ध्यान रखिएगा, हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि पुत्तनाली लेक के बारे में, और पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट पुत्तनाली लेक के बारे में सही है। 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई और हमें बताना है कौन सा कथन सही है। पहली कहती है इट इज अ सॉल्ट वाटर लेक, ये एक सॉल्ट वाटर लेक है, हैदराबाद में लोकेट करती है। प्राइमरी वाटर सोर्सेस लेक का क्या है, सरफेस वाटर एंड रेन हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, ये जो पुत्तनाली लेक है ये सॉल्ट वाटर लेक नहीं है, ये है फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, बेंगलोर में लोकेट करती है, तो हैदराबाद इसका आंसर नहीं है। और बेसिकली वहीं पे पानी प्रोवाइड करने के लिए जानी जाती है। प्राइमरी वाटर सोर्सेस का जो है वो सरफेस वाटर और रेन ही है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हमारा हो जाएगा सी। पहली 2 स्टेटमेंट्स हमारी इनकरेक्ट है। देन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, LPAI के बारे में पूछा है कि कौन सा कथन इसके बारे में सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, हो सकती है। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ये भी हो सकती है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट रीजनल ट्रेड एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, रीजनल ट्रेड को बढ़ाना और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ाना LPAI का एक ऑब्जेक्टिव है, हो सकता है। सोचिए। चलिए देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है सबसे पहले, ये तो ध्यान रखिएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो बेसिकली डेवलपमेंटल काम होते हैं जो लैंड पोर्ट्स का, इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट्स का, उसके साथ ज्यादा जुड़ी हुई है। स्टैट्यूटरी बॉडी तो है ये तो ठीक है, मान लिया, लेकिन किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। यूजुअली लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इनका कुछ ज्यादा लिंक लगता नहीं है, लेकिन याद आपको ये करना पड़ेगा कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, कंफ्यूज मत होइएगा, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ रीजनल ट्रेड को बढ़ाना ही नहीं है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ाना भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि उदित इनिशिएटिव को लेकर है। पूछा गया कि इन चारों में से किससे रिलेट करता है उदित इनिशिएटिव। सोचिए क्या आंसर हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पे डेटाबेस और एनर्जी एफिशिएंसी से उदित जो है वो रिलेट करता है। उदित की मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। उदित हियर स्टैंड्स फॉर ऊर्जा दक्षता इंफॉर्मेशन टूल। तो ऊर्जा दक्षता मीन्स जो कि एनर्जी की एफिशिएंसी होती है उसके कंसर्निंग एक इंफॉर्मेशन टूल बनाया गया है। किसका इनिशिएटिव है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का ये इनिशिएटिव है, अलोंग विद वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो इन दोनों ने मिलकर ये बनाया है। ये इंफॉर्मेशन टूल जो है वो प्रोवाइड करेगा, एक्सप्लेन करेगा एनर्जी एफिशिएंसी लैंडस्केप ऑफ इंडिया की, कहाँ पे इंडिया के अंदर एनर्जी को एफिशिएंटली यूज किया जा रहा है। इट विल ऑल्सो शो द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड न्यू इनिशिएटिव्स जो वेरियस गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम लिए। मान लीजिए राजस्थान की गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया तो उसके बारे में बताएगा, और डाउन साउथ केरला की गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया तो उसके बारे में भी बताएगा। तो बेसिकली एक डेटाबेस सिस्टम है जो कि एनर्जी एफिशिएंसी से कंसर्निंग इन्फॉर्मेशन को कॉन्ग्रीगेट करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को लेके है, और पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कवर्ड अंडर स्टार लेबलिंग प्रोग्राम ऑफ BEE। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है उसके अंदर स्टार लेबलिंग के जो वेरियस प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें से इन तीनों में से वो कौन कौन से हैं। क्या डीप फ्रीजर उनमें से आता है, क्या इसको स्टार रेटिंग दी गई है, हो सकता है। लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर, मे बी। LPG स्टोव्स, सोचिए आपके बाद 3 यहां पे ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में 26 ऐसे अप्लायंसेज हैं जो कि BEE के अंदर आते हैं। एंड दिस ब्यूरो, याद रखिएगा, BEE किसके अंतर्गत आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत। ठीक है, और ये तीनों ही जो यहाँ पे LPG स्टोव हो, कमर्शियल एयर कंडीशनर हो, डीप फ्रीजर हो, तीनों ही हमारे यहाँ पे स्टार रेटिंग के अंदर है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अदर देन दीज 3 और क्या क्या चीजें जो हैं वो स्टार रेटिंग्स के अंदर आती है। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्रिप्टो करेंसी को लेके क्वेश्चन पूछा है, क्रिप्टो करेंसी इज अलाउड एज पेमेंट सिस्टम। तो किस किस कंट्री के अंदर जो क्रिप्टो करेंसी है उसको पेमेंट सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। देखिए हमारी कंट्री में अभी तक तो मैंने नहीं देखा है ऐसा कोई सिस्टम यूज किया गया हो, लेकिन यहां पे 4 ऑप्शन में हमारी कंट्री का नाम नहीं है। चाइना है, कनाडा है, स्विट्जरलैंड है, जापान है। सोचिए क्या आंसर हो सकता है। चलिए देखिए, रेगुलेटेड तौर पे ना
कनाडा के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर, जापान के अंदर, ये तीनों ही जगह क्रिप्टो करेंसी को अलाउ किया गया है, चाइना के अंदर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या किया, एक स्ट्रक डाउन किया है बैन ऑन ट्रेडिंग वर्चुअल करेंसीज इन इंडिया एज वेल। तो अभी इसी वजह से न्यूज बनाई गई थी, क्योंकि पहले बैन लगा हुआ था, इस बैन को हटाया गया, जो कि पहले आरबीआई ने लगाया था। कब लगाया था? अप्रैल 2018 में ये बैन लगाया था, और अभी रिसेंटली स्ट्रक डाउन किया गया। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी आपको अपनी कंट्री में भी देखने को मिले। तो ये फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या है, चाइना को छोड़ के तीनों ही कंट्रीज इन्वॉल्व में, बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ देख सकते हैं कनाडा, स्विट्जरलैंड, जापान, चाइना जो है वो एक रेगुलेटेड तौर पे ये तीनों कंट्रीज इसको यूज कर रही हैं। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्रिप्टो करेंसी को लेके, ये पूछा गया एथीरियम इज ए टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी। एथीरियम एक क्रिप्टो करेंसी की टाइप है। क्रिप्टो करेंसी इज ए पार्ट ऑफ वर्चुअल करेंसी। क्रिप्टो करेंसी जो है वर्चुअल करेंसी का पार्ट है। सोचिए, चलिए, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी ठीक है। वेरियस टाइप की क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, जैसे एथीरियम है, एक बिटकॉइन है, XRP है, मैं आपको दिखाऊंगा वो नेक्स्ट स्लाइड पे। और क्रिप्टो करेंसी जो होती है वर्चुअल करेंसी होती है। प्रॉब्लम क्या आती है इसके अंदर, जिसकी वजह से कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो उसको यूज नहीं करती, इंक्लूडिंग इंडिया। बेसिकली इसमें डेटा सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, और ये पूरा का पूरा जो इसमें पेमेंट सिस्टम होता है ना, वो एनोनिमस रहता है। तो एनोनिमस जो नेचर है ना इसका, वो भी एक ट्रबलसम चीज है हमारे लिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि इस पैसे का यूज कहाँ किया जाएगा, कौन किस तरीके से कर लेगा, क्या टेरर फंडिंग में भी इसका यूज हो सकता है। तो ये सब चीजें जो है वो चिंता का विषय, इसी वजह से इसको हम अभी तक तो नहीं लाए। देन इसके अलावा व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, आप देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी जो है डिजिटल मनी है, या बता रखा है। इकोनॉमी में पीयर टू पीयर इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है। इसके 3 टाइप्स दे रखी हैं, और ये जो होती है एनक्रिप्टेड फॉर्म में शेयर करी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो पूछ रहा है, वेयर इज द 5th एडिशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस 2020 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो 5th एडिशन जो है कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन मेडिकल डिवाइसेज 2020 में जो होगा, उसको कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गांधीनगर है, न्यू दिल्ली है, भुवनेश्वर, हैदराबाद। सोचिए क्या आंसर हो सकता है। चलिए, फर्स्ट टाइम ये स्टेट ऑफ गुजरात में जो है ऑर्गेनाइज करी गई है 5th एडिशन जो है इस समिट का, वो किया जा रहा है गांधीनगर के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, इसका बेसिक पर्पस क्या है, टू प्रमोट कंज्यूमर सेंट्रिक मैन्युफैक्चरिंग बाय इन्वॉल्विंग मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, हेल्थ डायग्नोस्टिक्स, हॉस्पिटल्स एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स। तो बेसिकली कंज्यूमर सेंट्रिक डिवाइसेस बन सके, क्योंकि इवेंचुअली तो कंज्यूमर्स जो है उनके लिए ये चीजें बनाई जा रही है, तो उनका यहाँ पे बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके, ये जो है पूरा ऑब्जेक्टिव है। इंडिया फार्मा का जो ये पूरा थीम है, ये भी देख लीजिएगा। थीम वैसे चांसेस कम है इतना बड़ा थीम जो है वो एग्जाम में पूछा जाए, नेवरदलेस नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जो कि ई वेस्ट जनरेशन के बारे में क्वेश्चन है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है इसके बारे में सही है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है इंडिया रैंक्स 3rd इन द रैंकिंग ऑफ ई वेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री। तो इंडिया तीसरे नंबर पे आती है जब हम ई वेस्ट प्रोडक्शन की बात करते हैं। द गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 विच एनफोर्सेस EPR दैट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो गवर्नमेंट ने जो है अपने EWM दैट इज ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 जो है उसको इंप्लीमेंट कर दिया है, और उसमें EPR को भी इंप्लीमेंट कर दिया हो सकता है। देन इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक जो है वो बेंगलुरु में सेटअप किया जाएगा, ये भी हो सकता है। सोचिए, चलिए देखिए, इंडिया तीसरी सबसे ज्यादा ई वेस्ट फैलाने वाली कंट्री नहीं है, ई वेस्ट प्रोड्यूस करने वाली कंट्री नहीं है। वी आर ऑन नंबर 5, तो 5th हमारा रैंक है। और बात करिए EPR की, यस, जो हम 2016 के रूल्स को इंप्लीमेंट करेंगे, मैनेजमेंट रूल्स को, उसमें EPR को भी लिया जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अब बात करिए जो ई वेस्ट क्लिनिक खोला जाएगा, देखिए सुन के ऐसा लगता है कि बेंगलुरु में होगा, बिकॉज वहां पे IT का ज्यादा एक तरीके से IT हब ही है बेंगलुरु, हैदराबाद, बट ऐसा नहीं है। ई वेस्ट क्लिनिक जो होगा वो खोला जाएगा भोपाल के अंदर। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट है, आंसर हमारा हो जाएगा C। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में है, क्विकली सेमेंट्स की। तो पहली स्टेटमेंट कहती है हार्वर्ड ऑफ USA टॉप द रैंकिंग। तो टॉप किसने किया? हार्वर्ड ने किया, हो सकता है। मोर देन 25 इंडियन डिपार्टमेंट्स फाउंड प्लेस इन टॉप 100। तो टॉप 100 के अंदर 25 इंडियन डिपार्टमेंट्स ने यहाँ पे अपने आप को रैंक किया, हो सकता है। सोचिए, चलिए देखिए, फर्स्ट रैंक जो आया है वो MIT USA का आया है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट हार्वर्ड वाली गलत हो जाती है। और अगर बात करी जाए तो यहाँ पे हमारे 25 इंडियन डिपार्टमेंट्स जो है उन्होंने अपने आप को रैंक करवाया है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? B, बिकॉज ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज आर कंसीडर्ड इन QS रैंकिंग। तो क्विकली सेमेंट्स की जो रैंकिंग है उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स को इंक्लूड किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। फर्स्ट है एडमिशन रजिस्टर्ड, क्या एडमिशन रजिस्टर को वहां पे कंसीडर किया जाता है। व्हाट अबाउट क्वालिटी ऑफ फैकल्टी, देन नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स। सोचिए, चलिए देखिए, 4 की एरियाज है जिसको कंसीडर किया जाता है, जैसे कि एकेडमिक रेपुटेशन एक है, सेकेंड है एम्प्लॉयर्स रेपुटेशन, थर्ड है साइटेशन आपकी पर पेपर, एंड देन देयर इज H इंडेक्स। ये सारी चीजों को
कंसिडर किया जाता है, तो ना ही एडमिशन रजिस्टर्ड को, क्वालिटी ऑफ फैकल्टी को, नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स को यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ फैकल्टी को नहीं देख रहे हैं, एकेडमिक रेपुटेशन देख रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा उस इंस्टीट्यूट की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछता है इजराइल पैलेस्टीन इशू के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, कौन सा इसके बारे में कथन सही है। इंडिया सपोर्ट्स अ 2 स्टेट सोल्यूशन, इंडिया जो है 2 स्टेट सोल्यूशन इसके अंदर सपोर्ट करता है इजराइल और पैलेस्टीन के इशू में। हो सकता है 2 स्टेट सोल्यूशन इज बेस्ड ऑन यूएन रेजोल्यूशन 1947। ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं ये यूएन रेजोल्यूशन 1947 पर बेस करता है, ये भी हो सकता है, सोचिए। चलिए देखिए, इजराइल पैलेस्टीन के केस में इंडिया का जो स्टांस है वो ये है कि हम 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं और हमारा जो ये स्टांस है वो यूएन रेजोल्यूशन 1947 के साथ सिंक में है। तो बिल्कुल यूएन रेजोल्यूशन 1947 के हिसाब से ही 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है वो इंडिया सपोर्ट करता है इजराइल पैलेस्टाइन के केस में। आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि गाजा स्ट्रिप के बारे में, फेमस गाजा स्ट्रिप पूछा गया कि किस किस कंट्री का इसके साथ बॉर्डर लगता है। तो काफी आपको पता है कि जो मिडल ईस्ट वाला एरिया है ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिडिल ईस्ट वाला रीजन हो गया और ये आपका अफ्रीका वाला रीजन हो गया, इसको बिल्कुल ध्यान से करके जाइएगा क्योंकि मिडिल ईस्ट में भी काफी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हमेशा वो जो एरिया है पूरा टर्मोइल में रहता है। द सेम गोस फॉर अफ्रीका। तो सोचिए इसके बारे में 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए कि किस कंट्री का बॉर्डर जो है वो टच करता है किसको, गाजा स्ट्रिप को। चलिए तो आंसर यहाँ पे इजिप्ट, जो गाजा स्ट्रिप है वो इजिप्ट को टच करती है, ना लेबनान टच होता है, ना सीरिया, ना जॉर्डन। मैं आपको यहाँ पे एक बार मैप पे दिखा देता हूँ। ये आपकी गाजा स्ट्रिप है और इसको इजिप्ट टच कर रहा है। ऑन द अदर हैंड वेस्ट बैंक भी आपने न्यूज में काफी बार सुना होगा, वेस्ट बैंक जो है वो जॉर्डन को टच कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे गोलन हाइट्स जो है वो सीरिया को और लेबनान दोनों को ही टच कर रहा है। पूछा जा सकता है इस तरीके का आपसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वॉज लेड बाय गोरा देवी। तो इसमें से गोरा देवी ने कौन सा मूवमेंट लेड किया था? क्या चिपको मूवमेंट किया था, आपीको, मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज या फिर एंटी कास्ट मूवमेंट? सोचिए क्या आंसर हो सकता है इसका। चलिए देखिए आंसर इसका है चिपको मूवमेंट। जो गोरा देवी थे उन्होंने चिपको मूवमेंट को लेड किया था। गोरा देवी के बारे में क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था क्योंकि एमएचआरडी जो थी वो विमेंस वीक जो है वो 1 मार्च से 8 मार्च तक को सेलिब्रेट कर रही थी और वेरियस जो काफी फेमस ऐसी विमेन हुई है जिन्होंने हिस्ट्री के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उनका नाम भी यहाँ पे लिया गया और वहीं पे ही गोरा देवी जो है उनके बारे में भी जिक्र हुआ और इसी वजह से एग्जाम के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि CEIRPP के बारे में, कमिटी ऑन एक्सरसाइज ऑफ इनएलिनेबल राइट्स ऑफ द पैलेस्टीन पीपल। पूछा गया है कि CEIRPP को किसने फाउंड किया है? क्या ICJ ने किया है, UNSC ने किया है, UNGA या फिर UN इकोसोक ने किया है? न्यूज में थी ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसी वजह से क्वेश्चन बनाया है। चलिए CEIRPP जो है इसको 1975 में फाउंड किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। ध्यान रखिएगा इसका एम के ऑब्जेक्टिव है टू एनेबल द पैलेस्टीन पीपल, ताकि वो अपने राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को एक्सरसाइज कर पाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के बारे में और पूछा कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है। पहली कहती है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इज वन ऑफ द मेजर इंस्टीट्यूट्स ऑफ ICMR। ICMR का ये एक मेजर इंस्टीट्यूट है। सेकंड, इट वाज एस्टैब्लिश्ड एट न्यू दिल्ली इन 1952 एज वायरस रिसर्च सेंटर। इसे 1952 में एज वायरस रिसर्च सेंटर के तौर पे बनाया गया था। इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर ऑस्पिसेस ऑफ ICMR एंड द रॉकफेलर फाउंडेशन। तो ICMR और रॉकफेलर फाउंडेशन के ऑस्पिसेस में इसे बनाया गया था। सोचिए क्या आंसर हो सकता है। चलिए तो यहाँ पे जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है ये मेजर इंस्टीट्यूट है ICMR का, ये बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे रॉकफेलर फाउंडेशन और ICMR दोनों के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसे 1952 में वायरस रिसर्च सेंटर के तौर पे बनाया गया था, ये तो ठीक है, लेकिन न्यू दिल्ली में नहीं, इसे पुणे में बनाया गया था। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि सुखना लेक के बारे में है। 2 स्टेटमेंट है। पहली कहती है इट इज अ रेनफेड लेक, हो सकती है द कैचमेंट एरिया फॉल्स इन पंजाब ओनली। इसका जो कैचमेंट एरिया पंजाब में ही आता है। सोचिए। चलिए जो पहली स्टेटमेंट है रेनफेड लेक है, चंडीगढ़ में लोकेट करते हैं, आप सभी को पता है काफी फेमस लेक है, तो पहली स्टेटमेंट तो इसकी ठीक है। लेकिन रेनफेड एरिया इसका सिर्फ पंजाब में नहीं आता, पंजाब के अलावा हरियाणा के अंदर भी इसका जो रेनफेड एरिया है वो आता है, ध्यान रखिएगा। अब हुआ क्या, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि सुखना लेक चंडीगढ़ जो है
उसको एक लिविंग एंटिटी डिक्लेयर कर दिया गया है, मतलब अब उसके पास वो राइट्स होंगे जो कि लिविंग एंटिटीज के पास राइट्स होते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपने पहले भी बताया था, मुझे रिवीजन के तौर पे बताइएगा कि और कौन कौन सी ऐसी इंडिया की लेक है जिसको ये जो लिविंग एंटिटी का स्टेटस है वो दिया जा चुका है। ये देखिए यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि फंडिंग ऑफ इलेक्शन को लेके पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रेकमेंडेड स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। स्टेट फंडिंग को किसने रेकमेंड किया था? 4 नाम दिए गए हैं, सोचिए। चलिए, तो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी जो थी उन्होंने स्टेट फंडिंग को यहां पे रेकमेंड किया था। रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड फाइनेंस ने इन्फॉर्म किया लोकसभा को दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो स्टेट फंडिंग के फेवर में नहीं है, तो इस वजह से न्यूज थी और हमने एक क्वेश्चन बनाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंप्लीमेंटिंग प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो ये जो पर्टिकुलर योजना है इसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? क्या ICMR कर रहा है, MCI कर रहा है, ब्यूरो ऑफ मेडिसिन या ब्यूरो ऑफ फार्मा? सोचिए। चलिए, तो मैं आपको बता दूं, मार्च 1 से मार्च 7 तक जन औषधि वीक जो था उसको सेलिब्रेट किया गया था और इसी ओकेजन पे वेरियस हेल्थ चेकअप्स करे गए थे, कैंप्स लगाए गए थे और ये पूरी न्यूज आई थी न्यूज़पेपर के अंदर। हमने इस पे क्वेश्चन बनाया। जो पूरा इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है वो कर रहा है ब्यूरो ऑफ फार्मा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ब्यूरो ऑफ फार्मा जो है एक PSU है, ध्यान रखिएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के अंदर आती है और उसी के अंतर्गत ही काम करती है। तो प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना भी हो गया हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन CSIR के बारे में। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज एन ऑटोनमस बॉडी। जो CSIR है ये एक ऑटोनमस बॉडी है, हो सकता है। CSIR का रैंक फर्स्ट है नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में, तो ये रैंकिंग भी हो सकता है करेक्ट हो। सोचिए। चलिए, मैं आपको बताऊं, CSIR दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसने नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के साथ मिलकर एक बायोल्यूमिनेसेंट सिक्योरिटी इंक बनाई है। तो ये सिक्योरिटी इंक जो डेवलप करी गई है इसी की वजह से जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है CSIR, ये न्यूज में था। और मैं आपको बता दूं ये जो इंक है बैंक नोट्स में यूज करी जाएगी। और अगर CSIR एज एन ऑर्गेनाइजेशन या एज एन इंस्टीट्यूट की बात करें तो पहली स्टेटमेंट कॉमन सेंसिकल ऑटोनमस बॉडी है और यहाँ पे फर्स्ट इसने रैंक किया नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 के अंदर, तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, आंसर हो जाएगा C। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रूल्स फॉर फाइलिंग कंप्लेंट्स विद लोकपाल। इसके बारे में पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम रूल्स की बात करें तो पहली कहती है अ कंप्लेनेंट हैज टू गिव अ वैलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो अगर आपको लोकपाल को कंप्लेन देनी है तो एक वैलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो है वो देना पड़ेगा। सेकंड, फॉरेन नेशनल्स इसके अंदर कंप्लेन लॉन्च नहीं कर सकते, हो सकता है। द कंप्लेन कैन बी फाइल्ड इन हार्ड कॉपी ओनली। जो कंप्लेन है वो हार्ड कॉपी में ही दी जा सकती है, ये भी हो सकता है। सोचिए। चलिए, देखिए पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कंप्लेन करनी है लोकपाल को तो यहाँ पे आपको वैलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अपना देना पड़ेगा। ऑल्दो मुझे लगता है कि इससे एक तरीके से कंप्लेन का जो सिस्टम है वो बेटर होगा, क्योंकि बहुत से लोग अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए कंप्लेन देंगे ही नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी बात सोची जा सकती है कि जो लोग कंप्लेन देंगे वो कहीं ना कहीं जेन्युइन होंगे। सेकंड, फॉरेन नेशनल्स कैन नॉट लॉन्च कंप्लेन, ऐसा कोई भी रूल नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। हार्ड कॉपी में ही देनी है ऐसा भी कोई रूल नहीं है, ऑनलाइन भी दी जा सकती है, बट उसकी हार्ड कॉपी विद इन 15 डेज जो है वो सबमिट करने का भी प्रोविजन रखा गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27, जो कि लोकपाल एक्ट के बारे में और पूछे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉडी ऑफ लोकपाल फॉर द यूनियन एंड लोकायुक्त फॉर स्टेट्स, हो सकता है। द प्राइम मिनिस्टर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर कवर्ड अंडर इट। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर्स हो, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो, उनको भी लोकपाल के एक्ट के अंतर्गत कवर किया गया है। लोकपाल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन विद अ मैक्सिमम ऑफ 10 मेंबर्स ऑफ विच 50% शैल बी जुडिशियल मेंबर्स। तो लोकपाल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे 10 मेंबर्स होंगे मैक्सिमम, जिसमें से 50% जो होंगे जुडिशियल मेंबर्स होंगे, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा इसका। चलिए, देखिए पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जो एक्ट है वो लोकपाल की भी बात करता है यूनियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, और लोकायुक्त की बात भी करता है स्टेट्स के लिए, तो दोनों के लिए यहाँ प्रोविजन बनाए गए हैं, बिल्कुल ठीक है। बात आती है सेकंड स्टेटमेंट की कि प्राइम मिनिस्टर जो है, MPs जो है वो भी इसमें शामिल होंगे, बिल्कुल वो भी इसके अंडर आएंगे, तो सेकंड भी ठीक है। लेकिन जहां बात करी जाए कि कंपोजिशन में क्या होता है, देखिए लोकपाल के अंदर मैक्सिमम 8 मेंबर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। चेयरपर्सन होते हैं इसमें विद मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर्स, जिसमें से 50% आपके जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, तो 8 इसकी स्ट्रेंथ रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स इज आर पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ लोकपाल। देखिए हमने अभी डिस्कस किया कि चेयरपर्सन होते हैं और 8 मेंबर्स होते हैं, तो इनको सिलेक्ट कौन करता है। देखिए चेयरपर्सन और मेंबर्स को सिलेक्ट करने के लिए कमेटी होती है। अब बात करी जाए कि उस कमेटी में लोग कौन कौन होते हैं, तो क्या यहाँ पे उसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हो सकते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा हो सकते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन ये भी हो सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये भी हो सकते हैं। तो आपको बताना है कि उस पर्टिकुलर कमेटी में कौन कौन से लोग होते हैं।
चलिए, तो यहाँ पे बात करी जाए तो प्राइम मिनिस्टर हों वो भी इस कमेटी में होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा भी होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होते हैं एंड सीजीआई भी होते हैं, या फिर एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज भी इसमें हो सकते हैं नॉमिनेटेड बाय सीजीआई। तो ये जो लोग होते हैं अलॉन्ग विद द एमिनेंट जूरिस्ट सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर चेयरपर्सन का और मेंबर्स का। इसके अलावा एक सर्च कमेटी होती है जो इनको असिस्ट करती है। तो आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि मिलन एक्सरसाइज के बारे में। मिलन एक्सरसाइज के बारे में पूछा कि 11th एडिशन जो है इसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है, बताइए कौन सी करेक्ट है। इट इज अ ईयरली एक्सरसाइज, ये हर साल होने वाली एक्सरसाइज है, एनुअल एक्सरसाइज है। इट विल बी कंडक्टेड इन चेन्नई, चेन्नई में इस बार 2020 वाली 11th एडिशन जो है वो करा जाएगा। द थीम ऑफ दिस ईयर इज बैलेंसिंग इंडियन ओशन, इस साल का जो थीम है वो भी दिया गया। सोचिए क्या आंसर हो सकता है। चलिए देखिए, जो मिलन एक्सरसाइज है 1995 से कर रहे हैं, लेकिन बाइनियल एक्सरसाइज है, ईयरली एक्सरसाइज नहीं है, ध्यान रखिएगा। 11th एडिशन जो है इसका वो हम कर रहे हैं विशाखापट्टनम में, चेन्नई में नहीं कर रहे हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगी। साथ में ही अगर बात करी जाए थीम की तो वो भी गलत दिया हुआ है, बिकॉज थीम इस साल का है सिनर्जीज अक्रॉस द सीज। ठीक है, सो दिस इज द थीम। आंसर हमारा हो जाएगा डी, क्योंकि कुछ भी इसमें सही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि बंगाल रूफ्ड टर्टल के बारे में। तो इसके बारे में करेक्ट बताना है आपको। इज इट अ सॉल्ट वाटर टर्टल, क्या ये खारे पानी का टर्टल है? हो सकता है। इट इज फाउंड इन डीप फ्लोइंग रिवर, तो डीप फ्लोइंग रिवर के अंदर ये पाया जाता है, ये भी हो सकता है। देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्राउन क्राउंड रूफ टर्टल, तो इसे ब्राउन क्राउंड रूफ टर्टल भी कहा जाता है। सोचिए। चलिए देखिए, बंगाल रूफ टर्टल न्यूज में था, क्यों था वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर ये वाटर टर्टल जो है सॉल्ट वाटर टर्टल नहीं है, इट इज अ फ्रेश वाटर टर्टल। सेकंड, इज इट फाउंड इन डीप फ्लोइंग रिवर, तो ये जो स्टेटमेंट आपकी है वो करेक्ट है, क्योंकि डीप फ्लोइंग रिवर में ये जो पर्टिकुलर टर्टल है पाया जाता है। कैसे ब्राउन क्राउंड रूफ टर्टल भी कहते हैं? नहीं, इसको रेड क्राउंड रूफ टर्टल कहते हैं, ब्राउन क्राउंड नहीं कहते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा नेटिव टू इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल है। आईयूसीएन स्टेटस बताऊं तो इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है आपका उसमें ये शेड्यूल 1 में आता है, ध्यान रखिएगा। अगर साइट्स का भी मैं आपको बताऊं, साइट्स के हिसाब से ये अपेंडिक्स 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आईओसी के बारे में है, इंडियन ओशन कमीशन। पूछा कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आईओसी के बारे में। इज इट एन इंटरगवर्नमेंटल बॉडी, जिसे 1984 में बनाया गया था? हो सकता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ आईओसी इज टू प्रोटेक्ट द आइलैंड्स ऑफ ईस्टर्न इंडियन ओशन, जो ऑब्जेक्टिव है आईओसी का वो ये है कि इंडियन ओशन को कैसे प्रोटेक्ट करना है। इंडिया इज वन ऑफ द ऑब्जर्वर ऑफ आईओसी, इंडिया जो है इसका एक ऑब्जर्वर है, ये भी हो सकता है। सोचिए। चलिए, इंडियन ओशन कमीशन के बारे में बता दूं, ऑब्जेक्टिव जो है इसका वो यही है कि आइलैंड्स ऑफ वेस्टर्न इंडियन ओशन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो ईस्टर्न इंडियन ओशन के बारे में यह बात नहीं करी गई, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो गई। क्या ये इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है? बिल्कुल इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, जिसे 1984 में बनाया गया था, और इंडिया इसका एक ऑब्जर्वर मेंबर है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। इसमें कमीशन है जिसमें 5 ऑब्जर्वर्स आते हैं, जिसमें इंडिया भी एक है, चाइना भी है, यूरोपियन यूनियन भी है, माल्टा भी है, एंड देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लॉ फ्रैंकोफोन, जिसे OIF कहते हैं, ये सारे इसके ऑब्जर्वर हैं। और वेरियस जो कंट्रीज इसमें आते हैं वो है मेडागास्कर, कोमोरोस, ला रियूनियन आइलैंड, मॉरिशस एंड सेशल्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सारी मेंबर कंट्रीज हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट। नमस्ते पोर्टल को लेकर पूछा गया मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च किया है, फिर क्या है ये भी बताऊंगा। पहले यहाँ पे 4 ऑप्शन है, नमस्ते पोर्टल किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। चलिए, तो मैं आपको बता दूं, नमस्ते पोर्टल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया है, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेशनल आयुष मोबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन टर्मिनोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, ये इसकी फुल फॉर्म है नमस्ते की, ध्यान रखिएगा। इसमें किया क्या जाएगा, बेसिकली जो हमारे यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज होती है हमारे अपने सिस्टम की, आयुष सिस्टम की, जिसमें आयुर्वेद आता है, यूनानी आता है, सिद्धा, होम्योपैथी, उसको किस तरीके से स्ट्रीमलाइन किया जाए उसके बारे में यहाँ पर बात करी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि क्लॉज के बारे में। क्लॉज या स्टैंड फॉर सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज, और इसके बारे में हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहला, इट इज एन ऑटोनमस थिंक टैंक, ये एक ऑटोनमस थिंक टैंक है। इट इज लोकेटेड इन हैदराबाद, हैदराबाद में लोकेट करता है, और कंपनीज एक्ट 1860 के अंतर्गत रजिस्टर किया गया। सोचिए। चलिए देखिए, मैं आपको क्लास के बारे में बता दूं, सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज है। रिसेंटली प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020, ये एक 2-day इवेंट था, इंडियन आर्मी इंटरनेशनल सेमिनार, जो ऑर्गेनाइज किया गया बाय क्लोज न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये क्लोज ने ऑर्गेनाइज किया था, इसी वजह से क्लोज न्यूज में था। एक ऑटोनमस थिंक टैंक है, बिल्कुल एक ऑटोनमस थिंक टैंक है, लेकिन ये हैदराबाद बेस्ड नहीं है, ये न्यू दिल्ली बेस्ड है, और ये कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर रजिस्टर हुआ है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन पूछ रहा है स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स के बारे में 3 स्टेटमेंट दी गई हैं इस एसएजी स्कीम के बारे में। द टारगेट एज ग्रुप इज 11 to 14 ईयर्स फॉर दिस स्कीम। 11 से 14 साल की जो यहाँ पे गर्ल्स हैं उनको इस स्कीम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। आंगनवाड़ी सेंटर्स विल हेल्प इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। आंगनवाड़ी जो वर्कर्स होते हैं वो इसको हेल्प करने में और साथ में सेंटर्स जो हैं इसके वो इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे। सेंटर स्टेट का रेशियो जो है वो 60:40 का रहेगा, 60:40 का रहेगा। ये भी हो सकता है, सोचिए। चलिए देखिए, जहां पे इसके बेनिफिशियरीज की बात है तो वहां पे 11 से 14 साल की जो लड़कियां हैं उनको ही लिया गया है, तो बिल्कुल ठीक है, वो टारगेट एज ग्रुप है और आंगनवाड़ी सेंटर्स जो है वो इंप्लीमेंट करने में बिल्कुल इसको हेल्प करेंगी। और बात करें जो सेंटर स्टेट के कंट्रीब्यूशन की, देखिए इसमें सेंटर स्टेट का कंट्रीब्यूशन 50:50 रहेगा न्यूट्रिशन के केस के अंदर, लेकिन बाकी सभी एक्टिविटीज में 60:40 रहेगा। तो यहां दिया था कि ऑल द एक्टिविटीज, नो, नॉट इन ऑल द एक्टिविटीज 60:40 रहेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन के केस में 50:50 का रहेगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं और पूछा गया कचतीवू आइलैंड जो कि एक डिस्प्यूटेड आइलैंड हुआ करता था बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो किस कंट्री के साथ इस पर्टिकुलर आइलैंड को लेकर हमारा डिस्प्यूट चल रहा था। चलिए, तो ये जो आंसर है हमारा है बी, श्रीलंका के साथ ये हमारा जो डिस्प्यूट था वो चल रहा था। ये इसकी लोकेशन भी देख सकते हैं। अगर आपको याद हो 2013-14 के आसपास काफ़ी न्यूज़ आई थी इसको लेके। हमारे फिशरमैन जो थे वो कचतीवू जाते थे और वहाँ पे जो श्रीलंका के जो वहाँ पे नेवी के लोग होते थे, कोस्ट गार्ड होते थे, वो हमारे जो फिशरमैन थे उनको काफ़ी परेशान करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जेंडर पैरिटी इंडेक्स के बारे में है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस जेंडर पैरिटी इंडेक्स। तो जीपीए कौन लेके आता है? 4 ऑप्शन दिए, यूएन वीमेन, यूएनडीपी, यूनिसेफ, यूनेस्को। सोचिए। चलिए, तो आंसर हमारा यहाँ पे यूनेस्को जो है वो जीपीआई लेके आता है, जेंडर पैरिटी इंडेक्स, जो कि बताता है कि मेल और फीमेल के बीच में इक्वालिटी और इनइक्वालिटी कितनी है। अगर यहाँ पे नंबर 1 आ जाए किसी भी लेवल पर तो हम इसको टोटल इक्वालिटी कंसीडर करते हैं। सो दिस इज द नंबर ऑफ टोटल इक्वालिटी। ध्यान रखिएगा, यूनेस्को इसको लेके आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि बॉर्डर को लेके अरुणाचल प्रदेश शेयर्स बॉर्डर विद वेरियस नेबर्स कंट्रीज, पुट देम इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर द लेंथ ऑफ द बॉर्डर शेयर। तो अरुणाचल प्रदेश के साथ काफी ज्यादा कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं। सबसे ज्यादा किस कंट्री का बॉर्डर टच होता है और फिर हमें कम पे जाना है, तो बेसिकली हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। तो चाइना, म्यांमार, भूटान, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, सोचिए। चलिए देखिए, सबसे ज्यादा बॉर्डर जो टच होता है अरुणाचल प्रदेश को वो होता है चाइना का, तो चाइना तो नंबर 1 पे है। फिर होता है म्यांमार का, एंड देन भूटान। तो अपने आप में ही काफी छोटी कंट्री है तो बॉर्डर भी छोटा होगा और कम ही टच करेगा। बात करी जाए अगर किलोमीटर्स की तो 1080 किलोमीटर्स ऑफ चाइना, 440 किलोमीटर्स ऑफ म्यांमार एंड 160 किलोमीटर ऑफ भूटान जो है वो टच करता है यहाँ पे इंडिया को अरुणाचल प्रदेश की तरफ से। ये दे रखा है इसका एक मैप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बीएडीपी के बारे में, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में पूछा। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बीएडीपी को लेके? पहली कहती है इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। हो सकता है स्टेट्स आर प्रोवाइडेड 100% नॉन लैप्सेबल स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस फंड। तो इसमें बीएडीपी में 100% नॉन लैप्सेबल स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाती है। सोचिए। चलिए, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था 1986-87 में स्टार्ट किया गया था। और स्टार्टिंग में जो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जेएनके ये जो स्टेट्स हैं इनको कवर किया गया था और बाद में पूरी ही जो हमारा लैंड बॉर्डर है उसको कवर कर लिया गया था। ये एडमिनिस्टर कौन करता है? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट भी इसको एडमिनिस्टर करता है और स्टेट्स जो इसको फंड प्रोवाइड करते हैं 100% नॉन लैप्सेबल रहता है। ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि समग्र शिक्षा को लेकर पूछा गया कि इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। क्या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है? हो सकती है। ऑब्जेक्टिव इंक्लूसिव एजुकेशन है? ये भी हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने लॉन्च करी है? ये भी हो सकता है। सोचिए। चलिए देखिए, एमएचआरडी ने लॉन्च करी होगी, चांसेस काफी ज्यादा होते हैं क्योंकि एमएचआरडी का काम ही शिक्षा को लेके, एजुकेशन को लेके है। ऑब्जेक्टिव में जब भी हम बात करते हैं अगेन कॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे, एक्सक्लूसिव की तो बात करेंगे नहीं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तीनों की वजह से हमारा हो जाएगा आंसर डी। इसमें हम क्वालिटी एजुकेशन गर्ल्स को खास तौर पर प्रोवाइड करने जा रहे हैं और इसमें अंतर्गत कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय जो है वो भी काफी मात्रा में खोले जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को लेके है। 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है सीसीआई को लेके। सीसीआई न्यूज में क्यों था वो भी बताऊंगा, बट पहले यहाँ पे इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी? हो सकती है। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं एंड 3 मेंबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ये भी हो सकता है, सोचिए। चलिए, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी 5th नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ऑन इकोनॉमिक्स एंड कंपटीशन ऑन लॉ, ये एक इंडिया हैबिटेट सेंटर के अंदर ऑर्गेनाइज करी थी न्यू दिल्ली के अंदर। तो इसी वजह से न्यूज़पेपर में ये जो न्यूज़ थी अपीयर हुई थी। मैं आपको बता दूं ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है। और यहाँ पे जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं
प्लस साथ में 6 मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर्स नहीं होते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर्स की वजह से आंसर आपका हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 41 बीपीआरडी के बारे में 3 स्टेटमेंट दी गई है और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट बीपीआरडी के बारे में सही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, ये हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि ये रिस्पॉन्सिबल है प्रिजन रिफॉर्म्स के लिए, हो सकता है। इट हैज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ नेशनल पुलिस कमीशन, तो नेशनल पुलिस कमीशन का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी इसके पास होता है, ये भी हो सकता है, सोचिए। चलिए, तो बीपीआरडी की फुल फॉर्म ही है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो बिल्कुल अगर नाम की इसकी फुल फॉर्म आपको पता है तो आपको पता चल जाएगा कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट तो आपकी ठीक होगी, क्योंकि प्रिजन रिफॉर्म के लिए भी इसको जाना जाएगा और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नेशनल पुलिस कमीशन के ऊपर भी इसका रहेगा। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है? जी नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर नहीं आएगा। पुलिस यूजुअली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये अपना 50th यहाँ पे एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे, फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे थे, इसी वजह से क्वेश्चन बना था इसके ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं, किरण स्कीम को लेके पूछा गया क्वेश्चन कि किरण स्कीम किससे रिलेट करती है? क्या ये जेंडर पैरिटी इन रिसर्च एरिया से रिलेट करती है, या जेंडर पैरिटी हायर एजुकेशन के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर जेंडर पैरिटी, या फिर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के अंदर? सोचिए। चलिए, तो किरण की फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। किरण हियर स्टैंड्स फॉर नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। तो किरण ये इसका फुल फॉर्म है, नाम से आपको पता चल गया, नॉलेज की बात हो रही है, रिसर्च की बात हो रही है, तो रिसर्च एरिया के अंदर जेंडर पैरिटी के लिए इसमें बात करी गई है। ए इज द करेक्ट आंसर। एमएसएमई संबंध के बारे में क्वेश्चन है, एमएसएमई संबंध इज रिलेटेड टू, तो ये किससे रिलेट करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोचिए। चलिए देखिए, एमएसएमई संबंध मतलब एमएसएमई रिलेशनशिप, तो इसमें एमएसएमई से प्रोक्योरमेंट करने की बात करी गई है। जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज होंगी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, वो प्रोक्योर करेंगी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गुड्स फ्रॉम एमएसएमईज। तो सी इज द करंट आंसर, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अंदर हमारी जो पीएसयूज हैं, सीपीएसयूज हैं, सीपीएसईज हैं, वो एमएसएमई को बढ़ावा देंगी यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि रेड पांडा के बारे में। रेड पांडा के बारे में 2 स्टेटमेंट है, दैट इट्स द स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हो सकता है। इट आईयूसीएन स्टेटस इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, आईयूसीएन स्टेटस इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये भी हो सकता है, सोचिए। चलिए, तो मैं आपको बता दूं दोनों ही स्टेटमेंट यहां पे इनकरेक्ट है आपकी, तो आंसर हो जाएगा डी। मैं आपको बताऊं इसके बारे में, रेड पैंडा कुछ इस तरीके से दिखता है, और ट्रैफिक ने अभी एक रिपोर्ट रिलीज करी थी जिसमें बताया कि असेसमेंट ऑफ इलीगल ट्रेड रिलेटेड थ्रेट्स टू रेड पांडा इंडिया के अंदर देखा गया। अब अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। बात करी जाए स्टेट एनिमल की, तो ये सिक्किम का स्टेट एनिमल है, ना कि अरुणाचल प्रदेश का, तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई। और आईयूसीएन स्टेटस इसका जो है वो सिर्फ एंडेंजर्ड है, ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, आंसर हो जाएगा हमारा डी। दिखने में कुछ इस तरीके से ये दिखाई दिया मैंने आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 45, जो कि ट्रैफिक के बारे में, और पूछे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कि ये इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। द मिशन इज टू इंश्योर कि ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स जो है वो कंजर्वेशन को, हमारे नेचर को थ्रेट ना करे, और इट्स अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ग्रीन पीस एंड WWF का ये जॉइंट इनिशिएटिव है, ये भी हो सकता है, सोचिए। चलिए, इसका आंसर डिस्कस करते हैं। ट्रैफिक जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंटरगवर्नमेंटल नहीं है, इट्स अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा। मिशन जो है कॉमन सेंसिकल है काफी, कि ये जो पर्टिकुलर आपके एनिमल्स में ट्रेड होता है, इससे उनके कंजर्वेशन ऑफ नेचर पे कोई नुकसान ना हो, उसको थ्रेटन नहीं होना चाहिए, तो सेकंड तो आपका करेक्ट हो गया। जहां पे बात करी जाए कि जॉइंट प्रोग्राम किसका होगा, तो दिस इज द जॉइंट प्रोग्राम ऑफ IUCN एंड WWF, ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा बी, क्योंकि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट, उद्यम शक्ति पोर्टल के ऊपर पूछा गया कि व्हाट इज द रोल प्लेड बाय उद्यम शक्ति पोर्टल। ये पोर्टल जो है क्या रोल प्ले कर रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या ये वुमेन एंटरप्रेन्योर को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लोन दे रहा है, टेक्निकल नो हाउ दे रहा है, या फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है? आंसर हमारा यहाँ पे है ए, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, वेरियस टाइप की इन्फॉर्मेशन, वो वुमेन एंटरप्रेन्योर तक पहुंचा रहा है। उद्यम सखी कुछ इस तरीके से दिखता है। उद्यम सखी पोर्टल जो है वेरियस इन्फॉर्मेशन वुमेन एंटरप्रेन्योर को देता है अबाउट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कैसन और फॉरेस्ट डिसीज वायरस के बारे में, KFDB भी कहते हैं। पहला है इट इज ऑल्सो नोन एज मंकी फीवर, इसको मंकी फीवर भी कहा जाता है। इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम कर्नाटका, ये कर्नाटका से ओरिजिनेट हुआ है। वैक्सीन जो है इसकी अभी तक नहीं अवेलेबल कराई गई है, सोचिए। चलिए, जो KFD है इसे मंकी फीवर कहा जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, और साथ में ही इसका जो ओरिजिनेशन प्लेस है वो है कर्नाटका, तो कर्नाटका में सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था, ये बिल्कुल ठीक है, और जो वैक्सीन है वो इसकी अवेलेबल करा दी गई है, तो तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, आंसर होगा हमारा बी।
तो ये इसकी लोकेशन है, ध्यान रखिएगा। 1957 के अंदर जो एक सिक मंकी था, एक आपके कैसनूर फॉरेस्ट जो कर्नाटका में लोकेट करता है वहां से, उसके बाद ये डिसीज स्प्रेड हुई, 400 से 500 लोगों के अंदर फैली और अभी इसकी वैक्सीन बना ली गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नामदा के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। नामदा क्या है? क्या एक वुलन फ्लोर कवरिंग है, या फिर साउथ इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एनिमल है, या फिर नन ऑफ द अबव? चलिए देखिए, नामदा जो है ये वुलन फ्लोर कवरिंग है, ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ इस तरीके से दिखती है। जो नामदा है ये नामता करके जो संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है वुलन स्टफ, उससे लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टॉक्स अबाउट जीरो हंगर बाय 2030। तो कौन सा गोल है हमारा जो जीरो हंगर की बात करता है? क्या वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है? 4 आपके सामने दिए गए हैं, सोचिए। चलिए देखिए, फूड बैंक इंडिया जो है वो हमारे यहाँ पे हंगर को दूर करने के लिए काफी काम कर रहा है। वो न्यूज में था, इस वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 के बारे में हमने बात करी, जो कि यहाँ पे जीरो हंगर की बात करता है। पूछे जा सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में से कोई भी क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो जो सेकंड गोल है हमारा वो हंगर को एंड करने की, फूड सिक्योरिटी की, न्यूट्रिशन की और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, इनके बेसिस पे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्ली ट्राइब के बारे में है। पूछा गया वर्ली ट्राइब के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। रिसेंटली न्यूज थी इसके बारे में, इसलिए क्वेश्चन बनाया। पहली कहती है दे डू नॉट कल्टीवेट एंड रिलाई ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग। तो वो कल्टीवेट नहीं करते हैं एंड सिर्फ हंटिंग एंड गैदरिंग पे रिलाई करते हैं। दे वर्शिप नेचर, नेचर को वर्शिप करते हैं। सोचिए। चलिए मैं आपको बताऊं, कल्टीवेशन की बात आती है तो यस दे डू कल्टीवेट। राइस हो गया, पल्सेस हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ये सब चीजें वो कल्टीवेट करते हैं। दे आर एक्चुअली द कल्टीवेटर्स। वर्शिप करते हैं नेचर को, वो बिल्कुल ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी, आंसर आपका हो जाएगा बी। उनकी कुछ आर्ट फॉर्म आप देख सकते हैं, यूजुअली उनकी जो गांव की लाइफ होती है वही इसके अंदर डिपिक्ट करी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51, जो कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के बारे में है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बताना है। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 8 ऑफ डीएम एक्ट, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। हो सकता है प्राइम मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, ये भी हो सकता है। हेल्थ जो है वो एक स्टेट का सब्जेक्ट है, ये भी हो सकता है। सोचिए। चलिए मैं आपको बताऊं, पहली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के बारे में सेक्शन 8 और डीएम एक्ट 2005 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करी गई है, लेकिन इसमें जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं, एक्स ऑफिशियो नहीं होते हैं इसके मेंबर। यूनियन होम सेक्रेटरी इज इट्स एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। तो ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, रादर इट इज यूनियन होम सेक्रेटरी। हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सह्याद्री मेगा। सह्याद्री मेगा के बारे में पूछा गया कि क्या ये नई वैरायटी ऑफ पोटैटो है, पेडी है, वीट है या टोमेटो है। चलिए, सह्याद्री मेगा जो है एक नई वैरायटी है पेडी की। ध्यान रखिए, कुछ इस तरीके से दिखती है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंस, UAHS, कर्नाटका ने इसको बनाया है। देन अगेन सह्याद्री मेगा के बारे में 3 स्टेटमेंट दी गई है। इट्स अ ब्राउन वेराइटी ऑफ पेडी, ये एक ब्राउन वेराइटी है पेडी की। यील्ड इसका और प्रोटीन कंटेंट जो है वो हायर साइड पे होता है। इट इज रेजिस्टेंट टू ब्लास्ट डिसीज से रेसिस्ट करती है, ये भी हो सकता है। सोचिए। चलिए मैं आपको बताऊं, इट इज नॉट द ब्राउन वेराइटी, रादर इट इज द रेड वेराइटी ऑफ पेडी। हो सकता है बहुत लोगों ने ब्राउन राइस सुना है तो यहाँ पे गलती से मार्क करते हैं, बट इट इज द रेड वेराइटी ऑफ पेडी। और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट देखें तो बिल्कुल कॉमन सेंसिकल है। नई वैरायटी आती क्यों है? नई वैरायटी हम फोर्टिफाइड कर देते हैं, उसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है, उसमें यील्ड ज्यादा होती है, इसलिए वो बनाई जाती है। और वेरियस टाइप के रेजिस्टेंस उसके अंदर होते हैं डिसीजेस से लड़ने के, वेरियस टाइप के इंसेक्ट से लड़ने के, इसलिए उसे डेवलप किया जाता है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी कॉमन सेंसिकल हो जाती है, आंसर आपका हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 के ऊपर। RRSK के बारे में, राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष, इसके बारे में 2 स्टेटमेंट दी गई है। पहली कहती है द कॉर्पस इज ऑफ 1 लाख करोड़ फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। जो इसका कॉर्पस है फंड का वो 1 लाख करोड़ का है और 5 सालों के लिए है। इसमें फोकस किस पे दिया जाएगा? द फोकस विल बी ऑन बूस्टिंग द सेफ्टी रिलेटेड वर्क्स इन रेलवेज। तो रेलवे के अंदर सेफ्टी से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसके लिए फंड बनाया गया है। सोचिए। चलिए इसमें हुआ क्या, देखिए 1 लाख करोड़ का कॉर्पस का फंड तो बनाया गया जिसे आगे आने वाले 5 सालों में खर्च किया जाएगा सेफ्टी रिलेटेड चीजों के लिए। सेफ्टी कैटेगरी का जो स्टाफ होता है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर, और बेसिकली 3 आर्स के ऊपर फोकस किया जाएगा। वो 3 आर कौन से हैं? इसमें है रिलीफ, देन है रेस्क्यू एंड देन है रिहेबिलिटेशन। तो इन 3 आर्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा और सेफ्टी रिलेटेड को, सेफ्टी को बूस्ट करने के लिए फंड जो है वो बनाया गया। तो दोनों स्टेटमेंट सही होने की वजह से आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 के ऊपर, जो कि दिव्या कला शक्ति का जो पहला इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है उसके बारे में, और पूछा गया कि ये इवेंट कहां पर हुआ है। फर्स्ट टाइम ये इवेंट कराया गया, सोचिए क्या हमने डिस्कस किया था इसके बारे में।
चलिए, तो तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर ये फर्स्ट एवर दिव्या कला शक्ति इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। ये जो है बेसिकली जो दिव्यांग्स हैं उनको उनके कंसर्निंग ये इवेंट किया गया था, उनको एनकरेज करने के लिए, उनका एम्पावरमेंट करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा दिव्या कला शक्ति इवेंट के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56, जो कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में पूछा, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली कहती है एनएसएम फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो उसको नाम रखा गया था वो था परम शिवाय, हो सकता है। चाइना हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स, ये भी हो सकता है। परम ब्रह्मा इज वन ऑफ द इंडिया सुपर कंप्यूटर, परम ब्रह्मा जो है इंडिया का एक सुपर कंप्यूटर है, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर है इसका। चलिए, क्वेश्चन पूछने का रीजन ये था बिकॉज रिसेंटली एक आरटीआई फाइल करी गई थी और उसमें पूछा गया था कि इंडिया के पास कितने सुपर कंप्यूटर्स हैं। तो मैं आपको बता दूं हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो था उसका नाम परम शिवाय है, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हाईएस्ट नंबर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स वर्ल्ड के अंदर बात करी जाए तो चाइना के पास है, और परम ब्रह्मा भी एक हमारा सुपर कंप्यूटर है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कारा के बारे में है। कारा की फुल फॉर्म क्या है वो बाद में बताऊंगा, बट पहले कारा के कंसर्निंग जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उसको पढ़ते हैं वन बाय वन और बताएंगे कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। कारा इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है, हो सकता है। इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंतर्गत इसको बनाया गया था, ये भी हो सकता है। देन इट वर्क्स एज पर वियना कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन के हिसाब से ये काम करती है, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। देखिए, कारा जो है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आती है और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि अडॉप्शन में हेल्प करती है, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर ही इसे एस्टैब्लिश किया गया। तो ये दो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन ये वियना कन्वेंशन के हिसाब से नहीं, हेग कन्वेंशन के हिसाब से काम करती है। कारा की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि डिफरेंट टाइप्स के सिल्क्स के बारे में पूछे कि सिल्क जो कि कमर्शियल इंपॉर्टेंस के होते हैं उनकी मेजर टाइप बताइए, इनमें से कौन सी है। क्या एरी जो है उसमें से एक टाइप है, व्हाट अबाउट मूगा, ट्रॉपिकल टेसर एंड देन अर्नी, इसमें से कौन सी सिल्क की वैरायटी है जो कि कमर्शियली इंपॉर्टेंट समझी जाती है, सोचिए। चलिए देखिए, 5 मेजर टाइप के सिल्क्स होते हैं जिसको कमर्शियली इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसमें हमारे पास एक तो होता है एरी, एक होता है मूगा, एक होता है ट्रॉपिकल टेसर, इसके अलावा होते हैं मेलबरी और साथ में ही ओक टेसर। तो ये 5 वैरायटी होती है। अर्नी एक वैरायटी नहीं है, अर्नी रादर एक सेंटर है जहां पर सिल्क को प्रोड्यूस किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो यहां पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। और मेलबरी, ओक टेसर भी ध्यान रखिएगा, ये वेरियस सिल्क सेंटर्स हैं जो वेरियस स्टेट्स में आते हैं, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं मिशन जीरो एक्सीडेंट के बारे में पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद मिशन जीरो एक्सीडेंट, इसमें से कौन सा मिशन जीरो एक्सीडेंट से एसोसिएट करता है। क्या रोड्स, वाटरवेज, रेलवेज या फिर सैटेलाइट्स, सोचिए। चलिए देखिए, मिशन जीरो एक्सीडेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का है, तो रेलवे से एसोसिएट करता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी यहां पर। और इस टारगेट को मतलब जीरो एक्सीडेंट को अचीव करने के लिए रेलवेज के अंदर 2 चीजें करी गई हैं। पहला है एलिमिनेशन ऑफ अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग, तो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग को एलिमिनेट करने की बात करी गई है। दूसरी बात करी गई है कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, तो कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जो है वो भी ट्रेन्स में लगाने की बात करी गई है ताकि जीरो एक्सीडेंट को अचीव किया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि आईयूसीएन स्टेटस पूछ रहा है जिराफ का। जिराफ का आईयूसीएन स्टेटस क्या है। हमने व्हाइट जिराफ के बारे में डिस्कस किया था, बट यहाँ पे खाली जिराफ का आईयूसीएन स्टेटस पूछा जा रहा है। व्हाइट जिराफ न्यूज में था बिकॉज नंबर काफी कम रह गया पोचिंग के कारण, तो यहाँ पे सोचिए जिराफ का जो आईयूसीएन स्टेटस है वो क्या है। चलिए, जो जिराफ का आईयूसीएन स्टेटस है दैट इज सी, वल्नरेबल है ये। और इसका बैकग्राउंड न्यूज में आपको बता दूं, वैसे ये अपेंडिक्स 2 में आता है साइट्स की, और पोचर्स की वजह से कीनिया के अंदर सिर्फ एक ही व्हाइट जिराफ जो था उसकी संख्या बची है। पहले काफी ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन क्योंकि इस पे काफी शिकार किया जा रहा है तो इस वजह से नंबर काफी कम हो गए और ये न्यूज में था। तो आईयूसीएन स्टेटस आपको पता होना चाहिए अगर कोई भी एनिमल न्यूज में अपीयर करता है तो। नेक्स्ट चलते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में करेक्ट है। क्या ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत आती है। सेकंड, इट यूजेस बीपीएल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, तो एलिजिबल बेनिफिशियरीज कैसे निकाले जाते हैं, बीपीएल को यूज करके। सोचिए क्या आंसर हो सकता है। चलिए, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उसको रिसेंटली क्लोज किया जा रहा है, बट ओनली 3 स्टेट्स जो हैं वो केरोसिन फ्री हो चुके हैं। वो 3 स्टेट्स कौन से वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे इसमें क्या होता है, डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड करे जाते थे, ₹1600 की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती थी। तो ध्यान रखिएगा, 1600 रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस इसके अंदर दी जाती थी। और इसके अंदर जो बेनिफिशियरीज होते थे उनकी एलिजिबिलिटी डिसाइड होती थी, बीपीएल इससे नहीं, सोशियो इकोनॉमिक
कास्ट सेंसस से। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपकी गलत होगी, लेकिन पहली ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत आती है। आंसर हमारा हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि पूछ रहा है कि केरोसिन फ्री स्टेट बने कौन कौन से, किस किस स्टेट ने अपने आप को केरोसिन फ्री डिक्लेयर किया है। तो हमने 3 ऑप्शन आपको दिए, इसमें से कौन कौन से वो स्टेट्स हैं। चलिए तो मैं आपको बताऊं, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, 3 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने आप को केरोसिन फ्री डिक्लेयर किया है। सो आंसर हो जाएगा सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 63 के ऊपर, जो कि थालबर्ग प्रिंसिपल के बारे में पूछ रहा है कि थालबर्ग प्रिंसिपल जो है ये किस चीज से रिलेट करता है। क्या पीपल पार्टीशन से रिलेट करता है, पार्टीशन ऑफ रिवर, पार्टीशन ऑफ लैंड, या फिर किसी और चीज से रिलेट करता है। चलिए तो थालबर्ग जो प्रिंसिपल था हमने पढ़ा था इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन में, और थालबर्ग प्रिंसिपल जो है वो पार्टीशन ऑफ रिवर की बात करता है, जो नदियों के पार्टीशन की बात करता है। मैं आपको दिखाता हूं, ये जो हमारा सर क्रीक वाला रीजन है ये काफी डिस्प्यूट में है, बिकॉज हम लोग जो है थालबर्ग प्रिंसिपल को यूज करते हुए जो सेंट्रल लाइन है इसको मानते हैं, लेकिन जो ईस्टर्न पोर्शन है जो इंडिया की साइड फॉल करता है पाकिस्तान, उस पर भी अपना क्लेम करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है महुआ न्यूट्री बेवरेज के बारे में, और बताना है कि महुआ न्यूट्री बेवरेज के बारे में कौन सा कथन सही है। इट हैज ए हाई न्यूट्रिशन वैल्यू विद नो अल्कोहल कंटेंट, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफी ज्यादा होती है और अल्कोहल कंटेंट नहीं होता है। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय आईआईटी रांची, आईआईटी रांची ने इसे डेवलप किया है। ट्राइफेड इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, वो ट्राइफेड है। सोचिए। चलिए देखिए, एक नई तरीके की बेवरेज बनाई गई है महुआ न्यूट्री बेवरेज, जिसको एक पर्टिकुलर स्कीम है वन धन विकास कार्यक्रम, उसके अंतर्गत इसको मार्केट किया जाएगा। ट्राइफेड जो है इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, लेकिन इसे बनाने वाले यहाँ पे इंस्टीट्यूट आईआईटी रांची नहीं है, आईआईटी दिल्ली है। और साथ में मैं आपको बताऊं, इसमें जो एल्कोहल का कंटेंट रहेगा वो 5% रहेगा। तो ऐसा नहीं कि इसमें एल्कोहल का कंटेंट बिल्कुल भी नहीं। तो पहली 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर हमारा हो जाएगा डी, महुआ न्यूट्री बेवरेज के बारे में क्वेश्चन था। नेक्स्ट है केरला आर्किटेक्चर स्टाइल के बारे में क्वेश्चन है, और पूछने की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है केरला आर्किटेक्चर स्टाइल के बारे में। पहली स्टेटमेंट कहती है द रूफ कैन हैव अप टू 2 स्टोरीज। जो केरला आर्किटेक्चर स्टाइल है इसमें जो रूफ्स है वो अप टू 2 स्टोरीज तक हो सकती है। बेस स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पल जो होता है वो ग्रेनाइट या फिर लेटराइट का होता है, और इट कैन हैव डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ देयर ओन बाय द लेविश यूज ऑफ वुड, स्टोन एंड मेटल्स। इसमें काफी ज्यादा मात्रा में वुड, स्टोन, मेटल्स का यूज होता है, डिजाइनिंग के लिए भी किया जाता है। ऐसा सोचिए क्या आंसर हो सकता है। चलिए मैं आपको बता दूं, जो केरला आर्किटेक्चर उसका मैं आपको जो रीसेंट एग्जांपल है वो दूंगा, और इसमें जो रूफ है वो अप टू 2 नहीं, अप टू 3 स्टोरीज तक हो सकती है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। द बेस स्ट्रक्चर जो इसका होता है वो ग्रेनाइट लेटराइट का ही होता है, तो ये सही है। इसमें वुड, स्टोन, मेटल्स का काफी मात्रा में यूज किया जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। एक बार देख लेते हैं, दिस इज द मॉडर्न एग्जाम्पल ऑफ केरला आर्किटेक्चर। और न्यूज में इसलिए था बिकॉज अतुकल भगवती टेम्पल जो है वो न्यूज में था, और वहां पे केरला आर्किटेक्चर के बारे में न्यूज़पेपर में डिस्कस किया हुआ था, इसलिए हमने इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि शेयर्ड इकोनॉमी के बारे में है। पूछा गया शेयर्ड इकोनॉमी के बारे में कौन कौन सी बातें यहाँ पे सही बताई गई हैं। तो पहली स्टेटमेंट कहती है इट अलाउज पार्टिसिपेंट्स टू ओन आइटम्स बाय कंट्रीब्यूटिंग मनी इन अ पूल। तो ये जो है अलाउ करता है, शेयर्ड इकोनॉमी जो अलाउ करती है पार्टिसिपेंट्स को कि वो चीजों को ओन कर सके पैसों को कंट्रीब्यूट करके, हो सकता है। इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर्स टू एक्सट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम आइडियल पोजेशन और टैलेंट्स। ये क्या है, दूसरों की जो आइडियल पड़ी एसेट्स होती हैं या फिर टैलेंट्स होते हैं उसको डिप्लॉय करती है। द शेयरिंग इकोनॉमी ऑफन इन्वॉल्व्स सम टाइप ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। इसमें कोई ना कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूजुअली इन्वॉल्व होता ही है। सोचिए क्या आंसर हो सकता है। चलिए आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने आपको ओला उबर के एग्जांपल से जो हमने करंट अफेयर्स करे थे 10 MCQs, उसमें ये काफी अच्छे एग्जांपल से आपको समझाया था, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। बट मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको एसेट को ऑन नहीं करना होता है। जब आप उबर को यूज करते हैं, ओला को यूज करते हैं, आप टैक्सी खरीदते थोड़ा ना, टैक्सी को ऑन नहीं करते, बस आप उसकी सर्विसेज को यूज करते हैं। तो यहाँ पे ओनिंग का कॉन्सेप्ट मतलब परचेज का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी हो गई गलत। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं आइडियल बड़ी एसेट की। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए आपके घर पे कार आइडियल खड़ी है और कहीं पे कोई ड्राइवर है, उसके स्किल्स भी यूटिलाइज नहीं हो पा रहे, तो इससे क्या होता है आपकी जो आइडियल पड़ी एसेट होती है और आइडियल पड़े टैलेंट को साथ में यूज करके यहाँ पे एक बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। और यूजुअली इसके अंदर कोई ना कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व होता ही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि अतुकल भगवती टेम्पल, मैंने आपको बताया था केरला स्टाइल का टेम्पल है, केरला आर्किटेक्चर स्टाइल का। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया और पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अतुकल भगवती टेम्पल के बारे में, कौन सा कथन सही है। द टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज सबरीमाला ऑफ वीमेन, इसे सबरीमाला ऑफ वीमेन भी कहा जाता है। द टेम्पल इज मेंशन इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट गैदरिंग। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका एक रिकॉर्ड जो है वो मेंशन है, क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट गैदरिंग हुई थी। द टेम्पल इज बिल्ड विद एलिमेंट्स ऑफ केरला आर्किटेक्चरल स्टाइल ओनली। तो ये जो टेम्पल है ये सिर्फ केरला का आर्किटेक्चर इसमें यूज किया गया और किसी का नहीं। सोचिए। चलिए
तो केरला का जो अतुकल भगवती टेम्पल है इसे सबरीमला ऑफ वीमेन कहा जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। और इसका जो नाम है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट गैदरिंग हो चुकी है। तो पहली दो स्टेटमेंट तो हो गई ठीक, लेकिन यहाँ पे सिर्फ केरला आर्किटेक्चर को नहीं, तमिल आर्किटेक्चर को भी यूज किया गया। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। इसका एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है ई कुबेर। व्हाट इज ई कुबेर? क्या ये कोर बैंकिंग सोल्यूशन है आरबीआई के? कोर बैंकिंग सोल्यूशन एसबीआई का है, सिडबी का है या फिर नाबार्ड का है? सोचिए। चलिए काफी इजी क्वेश्चन था। ई कुबेर जो है इट इज द कोर बैंकिंग सोल्यूशन फॉर आरबीआई। कोर बैंकिंग आपको पता है वो फैसिलिटीज होती है जो आप में रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, जो कि काफी इजी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि 24/7 बेसिस की जो आपकी बैंकिंग होती है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ऑनलाइन लॉगिंग इन होता है, एटीएम्स को आप यूज करते हैं, ये सभी कोर बैंकिंग के अंदर आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एलटीआरओ को डिस्कस करते हैं, विच इज लॉन्ग टर्म रिवर्स रेपो ऑपरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इसके बेनिफिट है। तो एलटीआरओ के बेनिफिट कौन कौन से ये बताना है। पहला है दिस हेल्प्स इन इंजेक्टिंग लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। तो क्या इससे लिक्विडिटी आती है हमारे बैंकिंग सिस्टम में? हो सकता है। जो कॉस्ट ऑफ फंड है बैंक्स का वो इससे नीचे आता है, ये भी हो सकता है। इट विल बूस्ट इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करता है। तो आपको बताना है एलटीआरओ के कौन कौन से बेनिफिट है। हो सकता है एक या दो इसके बेनिफिट हो, तीसरा नहीं हो, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। एलटीआरओ आपके पास लॉन्ग टर्म रिवर्स रेपो ऑपरेशन न्यूज में अपीयर कर रहा था, सोचिए क्या इसके बेनिफिट हो सकते हैं। चलिए तो आरबीआई अकॉर्डिंग टू आरबीआई जो एलटीआरओ है इसका रिस्पॉन्स जो है काफी एनकरेजिंग है। एलटीआरओ एक मैकेनिज्म होता है जिससे हम क्या करते हैं, हम फैसिलिटेट करते हैं अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन। और इसमें क्या होता है, दिस हेल्प्स इन इंजेक्टिंग लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में जो लिक्विडिटी अभी तक नहीं थी उसको इंजेक्ट करने में लॉन्ग टर्म रिवर्स रेपो ऑपरेशन का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि यहाँ पे ये लिक्विडिटी इंजेक्ट करेगा। जब लिक्विडिटी इंजेक्ट होती है बैंक के अंदर तो जो लोन्स होते हैं वो कम इंटरेस्ट पे दे दिए जाते हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है फर्स्ट की ही कोरोलरी हो गई। और अगर लोन्स जो है एंटरप्रेन्योर्स के पास, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके पास जाएंगे तो वो क्या होगा, वो अपनी पैसे को इन्वेस्ट ही तो करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट तो बूस्ट होगी इससे। तो तीनों पॉइंट एक दूसरे की कोरोलरी है। जब आपको पता चल जाए एलटीआरओ का मतलब बेसिकली लिक्विडिटी इंजेक्ट करना है बैंक के अंदर, और बैंक अपने पास पैसे को तो रखते नहीं है, वो क्या करेंगे रख के, वो कहीं ना कहीं लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए, बिजनेस करने के लिए देंगे, और वो जो लोग बिजनेस करने वाले होंगे वो कहीं ना कहीं उसे इन्वेस्ट करेंगे। आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन समग्र शिक्षा के बारे में पूछा गया कि किस किस प्रोग्राम को समग्र शिक्षा ने अपने अंदर सबस्यूम किया। क्या एसएसए दैट इज सर्व शिक्षा अभियान को सबस्यूम किया है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को किया है, टीचर एजुकेशन को किया है? सोचिए किस किस को इन्होंने सबस्यूम किया। चलिए तो राष्ट्रीय शिक्षा अभियान हो या फिर टीचर एजुकेशन हो, सर्व शिक्षा अभियान हो, तीनों को ही जो आपका समग्र शिक्षा अभियान है उसने अपने अंदर सबस्यूम कर लिया। तो तीनों ही प्रोग्राम जो है अब एसएसए समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली इसमें करा क्या जाएगा, क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा, साथ में ही इस पे डिजिटल एजुकेशन पे ध्यान देने का कंपोनेंट भी है। स्किल डेवलपमेंट करी जाएगी, स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज पे भी ध्यान दिया जाएगा, और एक रीजनल बैलेंस बना के रखा जाएगा। इसमें बेसिकली जो फोकस होगा वो इक्विटेबल लर्निंग आउटकम्स पे होगा, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स के बारे में पूछा जा रहा है कि फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल इज क्या है ये, क्या एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, जुडिशियल बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है? सोचिए। चलिए रिसेंटली हुआ क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने क्वेश्चंस रेज करे हैं फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स पे, जो कि असम में वर्क कर रहे हैं फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स। हमने उस पर्टिकुलर एमसीक्यू वाले लेक्चर में अच्छे से देखा था क्या होते हैं, बट यहाँ पर उसके नेचर के बारे में पूछा कि वो क्या होते हैं। तो क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ए इज द करेक्ट आंसर। स्पेशल कोर्ट्स हैं, ये कौन कौन से स्पेशल कोर्ट्स हैं? स्पेशल कोर्ट्स दैट हियर्स केसेस रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट। जो फॉरेनर्स एक्ट 1946 के वायलेशन के जो केसेस होते हैं उसको सुनते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल भी न्यूज में थी, तो एज एन इंस्टीट्यूट और एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो भी इंपॉर्टेंट जाता है, उसके बारे में भी यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के ऊपर 3 स्टेटमेंट दी गई और आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। इट इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये इंटरनेशनल एनजीओ है या फिर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है? सोचिए। इट इज फाउंडेड इन लंडन इन 1961। तो इसे 1961 में लंदन में फाउंड किया गया था, एंड इट हैज बीन अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज इन 1977। इसे नोबेल पीस प्राइज भी 1977 में मिल चुका है। सोचिए। चलिए तो एमनेस्टी इंटरनेशनल न्यूज में थी, तो इसी की वजह से क्वेश्चन बना। और यहाँ पे मैं बता दूं इट्स एन इंटरनेशनल एनजीओ है, इंटरनेशनल लेवल का एनजीओ है, और लंदन में इसे फाउंड किया गया था और ऑलरेडी पीस प्राइज इसको मिल चुका है 1977 के अंदर। तो तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हमारा हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि SFIO के बारे में, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, और पूछा गया कि किसके अंडर में SFIO आता है।
क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, आरबीआई के अंदर आता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? सोचिए। रिसेंटली गवर्नमेंट का डिसीजन था कि जो SFIO है इसकी जो मैन पावर है उसको डबल किया जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं जो SFIO ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली के अंदर है और इसमें वेरियस एक्सपर्ट्स होते हैं वेरियस एरिया से, अकाउंटेंसी हो गया, ऑडिटिंग हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ताकि वेरियस फ्रॉड्स जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई और डिटेक्ट किया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि MMDR एक्ट के बारे में। MMDR एक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, किस एरिया से ये बिलोंग करता है जो MMDR एक्ट है? क्या ये एजुकेशन एरिया से रिलेट करते हैं, माइनिंग से, गैस से, नन ऑफ द अबव? सोचिए, काफी इजी क्वेश्चन है, MMDR के बारे में काफी सुना होगा आपने। चलिए देखिए, MMDR जो है इसकी फुल फॉर्म है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, और इसमें कुछ अभी चेंजेस करे गए हैं। जैसे कि एक चेंज तो ये किया गया कि पहले क्या होता था, अगर किसी भी जगह पे आपको बिड करना है किसी भी यहाँ पे माइनिंग के लिए, तो आपको कोई ना कोई एक्सपीरियंस की जरूरत होती थी। लेकिन क्या किया गया, आफ्टर दिस यू डोंट नीड टू पोजेस एनी प्रायर कोल माइनिंग एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है कोल माइनिंग के अंदर, इवन देन आपको यहाँ पे ऑप्शन में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये नया इसके अंदर चेंज किया गया है। MMDR अब आपको पता चल गया, माइनिंग से रिलेट करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन था, बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि निधि कंपनीज को लेकर है और पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट निधि कंपनीज को लेकर करेक्ट है। पहली कहती है इट इज कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत जो रजिस्टर होती हैं, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट्स दैट आर रेगुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट्स पे काम करती है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रेगुलेट करती है। सोचिए। चलिए तो देखिए, अगर सेकंड स्टेटमेंट को देखिए, ये तो करेक्ट लगता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट्स। तो कंपनीज जो होती हैं इस तरीके की म्यूचुअल बेनिफिट्स पे ही काम करती हैं, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन रेगुलेट इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं करती है, इसे रेगुलेट करने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ध्यान रखिएगा, निधि कंपनीज को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो रेगुलेट करती है। देन इट इज अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ए। 76 क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि NCRB के बारे में है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो यहां पे पूछा गया कि हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली में हो सकता है, NCRB जो है होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये भी हो सकता है। सोचिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन इसलिए बनाया क्योंकि रिसेंटली 35th फाउंडेशन डे या इंसेप्शन डे जिसे आप कह सकते हैं NCRB ने अपना सेलिब्रेट किया या ऑब्जर्व किया है। ये जो है न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, बिल्कुल सही है, और ये जो है सेटअप किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। तो साउथ दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 जो कि न्यूक्लियर प्लांट्स इन इंडिया के बारे में है। पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है। इंडिया हैज 22 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स। हमारे पास 22 पावर रिएक्टर्स हैं जो कि ऑपरेट कर रहे हैं एट प्रेजेंट। इंडिया हैज मोर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स देन लाइट वाटर रिएक्टर्स। तो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हमारे पास ज्यादा हैं कंपेयर टू लाइट वाटर रिएक्टर्स। द न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम इन इंडिया वाज लॉन्च्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ CV रमन। CV रमन जो थे उनके अंतर्गत ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। सोचिए। चलिए तो मैं आपको बताऊं, ये जो थे CV रमन जी के अंतर्गत नहीं, ये होमी जहांगीर बाबा, होमी जहांगीर बाबा, इनके अंतर्गत ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, C और D एलिमिनेट हो जाएंगे इसकी वजह से। 22 ऐसे न्यूक्लियर प्लांट हैं जो कि अभी ऑपरेट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। हमारे पास प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो है वो लाइट वाटर रिएक्टर के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा B। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि PFBR के बारे में है, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंप्लीमेंटिंग दिस PFBR। क्या न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको इंप्लीमेंट कर रही है, भाविनी इसको इंप्लीमेंट कर रही है, IGCAR कर रही है, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कर रहे हैं? सोचिए। चलिए तो मैं आपको बताऊं, हमने डिस्कस किया था प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है ये इंप्लीमेंट करे जा रहे हैं भवनी के द्वारा। भवनी की फुल फॉर्म जो है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, लास्ट टाइम मैंने वीडियो में आपको बताई थी। और ये भवनी भी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो कि D ऑप्शन है इसके अंदर दिया गया। सो DAE अगर कुछ लोग सोच रहे तो यस इट इज अ गुड ऑप्शन, बट इट इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन आपका क्या है? भविनी। तो B इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के बारे में पूछा गया कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है PHWR के बारे में। पहली कहती है इट यूजेस अनरिच्ड नेचुरल यूरेनियम एज इट्स फ्यूल। ये अनरिच्ड नेचुरल यूरेनियम को यूज करता है एज अ फ्यूल। इट यूजेस लाइट वाटर एज इट्स कूलेंट। कूलेंट के तौर पे लाइट वाटर को यूज किया जाता है। कूलेंट इज केप्ट अंडर प्रेशर। कूलेंट को प्रेशर के अंदर रखा जाता है। सोचिए।
चलिए देखिए, नाम में ही प्रेशर है उसके, तो ऑफकोर्स थर्ड जो स्टेटमेंट है वो तो कहीं ना कहीं करेक्ट होगी, कूलेंट को प्रेशर के अंदर रखा जाता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे एनरिच्ड नहीं, अनएनरिच्ड नेचुरल यूरेनियम जो होता है उसको फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है, तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। और यहाँ पे कूलेंट के तौर पर भी लाइट वाटर को नहीं, इसके नाम में ही हैवी वाटर है तो हैवी वाटर को यूज किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर आपका हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि लाइट वाटर रिएक्टर के बारे में है। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट है, इट इज फ्यूल्ड बाय लो एनरिच्ड यूरेनियम। इसे लो एनरिच्ड यूरेनियम से फ्यूल किया जाता है। इट प्रोड्यूसेस हीट बाय कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन। इसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस करी जाती है वो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन से करी जाती है। देन इट यूजेस नॉर्मल वाटर एज कूलेंट। कूलेंट के तौर पे नॉर्मल वाटर को यूज किया जाता है। सोचिए, चलिए तो यहाँ पे लाइट वाटर रिएक्टर के बारे में बताऊं तो यहाँ पे लो एनरिच्ड यूरेनियम जो होता है वही यूज किया जाता है, और बिल्कुल सही है। और जो न्यूक्लियर फिशन है उसको यूज किया जाता है हीट को प्रोड्यूस करने के लिए, और कंट्रोल लेवल पे ऐसा किया जाता है। कूलेंट के तौर पे जैसे वहां पे प्रेशराइज वाटर को यूज किया जा रहा था, यहाँ पे नॉर्मल वाटर किया जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं रोपैक्स सर्विस के बारे में पूछते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च रोपैक्स सर्विसेज। तो किस मिनिस्ट्री ने रोपैक्स सर्विसेज को लॉन्च किया है? क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है, नन ऑफ द अबव है? सोचिए। चलिए तो बेसिकली एक मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने रोल ऑन रोल ऑफ कम पैसेंजर फेरी सर्विस, जिसको रोपैक्स सर्विस कहा है, उसको स्टार्ट किया है। कहां से कहां के बीच में? मुंबई से मांडवा के बीच में, ठीक है। इसी वजह से न्यूज में थी। बेसिकली अब होगा क्या, एक जो जर्नी हुआ करती थी 110 किलोमीटर की, उसको 18 किलोमीटर में ही यहां पे कवर कर लिया जाएगा। तो हमारा आंसर यहां पे ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एसेंशियल कमोडिटीज को लेके, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? पहली कहती है द स्टेट एंड यूटी कैन इंश्योर दैट मैन्युफैक्चरर्स एनहांस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, कि वहां के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे। किसकी? एसेंशियल कमोडिटीज की। ये राइट किसके पास है? स्टेट और यूटी के पास हो सकता है। सेकंड, इट एम्पावर सेंटर एज वेल एज स्टेट्स टू रेगुलेट द प्रोडक्शन क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो सेंटर एज वेल एज स्टेट्स दोनों के पास अपने अपने राइट्स होते हैं कि वो प्रोडक्शन क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो एसेंशियल कमोडिटीज है उसको रेगुलेट कर सके। हो सकता है, सोचिए। चलिए तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। स्टेट्स और यूटीज के पास राइट होते हैं कि वो मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू यहाँ पे कैपेसिटी जो है वो एनहेंस कर पाए। सिमिलरली यूटी के पास भी ये राइट होता है। साथ में सेंटर एंड स्टेट्स दोनों के पास ये पावर रहती है कि वो प्रोडक्शन को लेके, क्वालिटी को लेके, डिस्ट्रीब्यूशन को लेके वेरियस स्टेप्स के रेगुलेशन ला सके। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर करेक्ट है। रिसेंटली न्यूज में इसी वजह से था बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है जो मास्क होंगे, जो N95 मास्क है आपके, और साथ में हैंड सैनिटाइजर है, इन दोनों को एसेंशियल कमोडिटीज में डाल दिया था ताकि इसके प्रोडक्शन के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल रह सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो तारातारिणी टेम्पल के बारे में है, और बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। पहला है इट इज लोकेटेड ऑन पेन्नार रिवर, ये पेन्नार रिवर पे लोकेट करता है। सेकंड, मेजर सेंटर ऑफ शक्ति वर्शिप इन उड़ीसा, जो ये तारातारिणी टेम्पल है उड़ीसा में एक मेजर शक्ति टेम्पल है। तारा इज एन इंपॉर्टेंट डीटी ऑफ महायाना बुद्धिस्ट सेक्ट, जो महायाना हीनायाना बुद्धिस्ट सेक्ट है उसमें जो तारा है वो एक इंपॉर्टेंट डीटी है। महायाना वाला जो आपका सेक्ट है उसके अंदर हो सकता है, सोचिए। चलिए तो ये जो तारातारिणी टेम्पल है ये पेन्नार रिवर पे नहीं है, ये ऋषिकुल्य रिवर पे है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऋषिकुल्य रिवर और किस चीज के लिए फेमस है। सेकंड, यहाँ पे जो मेजर सेंटर ऑफ शक्ति है और उड़ीसा के अंदर इसकी पूजा करी जाती है, बिल्कुल ठीक है। थर्ड, तारा जो थे वो एक इंपॉर्टेंट डीटी है किसकी? महायाना बुद्धिस्ट सेक्ट की, तो ये भी ठीक है। हीनायाना की नहीं है, महायाना की है। आंसर हो जाएगा सी, सेकंड थर्ड स्टेटमेंट दे आर करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं तारातारिणी टेम्पल ऋषिकुल्य रिवर के पास। नेक्स्ट, तारातारिणी टेम्पल के बारे में ये इसके आर्किटेक्चर के ऊपर पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग उड़िया टेम्पल आर्किटेक्चर वाज यूज्ड इन तारातारिणी टेम्पल। क्या रेखा स्टाइल को यूज किया गया, लिंगा स्टाइल को, उत्कल स्टाइल को, या पीड़ा स्टाइल को? सोचिए। चलिए तो यहाँ पे रेखा स्टाइल को यूज किया गया। रेखा इज द लाइंस, जो लाइंस है वो ज्यादा से ज्यादा यूज करी गई है, स्ट्रेट लाइंस। मैं आपको बता दूं INSV तारिणी के बारे में भी मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। बताइएगा INSV तारिणी क्या है, क्योंकि उसका नाम जो है INSV तारिणी का नाम तारातारिणी टेम्पल से ही लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है किसके बारे में? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म के बारे में। पहली स्टेटमेंट कहती है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म है ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। सेकंड, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ और साइंस के अंदर आता है। सोचिए। चलिए देखिए, बहुत से इंस्टीट्यूट ऑटोनॉमस ही होते हैं, तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट ही होती है लार्जली। अब बात आती है कि किसके अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंदर नहीं आता है। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। तो हमारा जो आंसर ए होगा वो करेक्ट होगा। चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 81 बॉन्ड्स के बारे में है और पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है। इनकरेक्ट नहीं पूछा है। पहली स्टेटमेंट कहती है दीज बॉन्ड्स आर टाइप ऑफ अनसिक्योर्ड एंड परपीचुअल बॉन्ड्स। ये जो बॉन्ड्स होते हैं एक तो अनसिक्योर होते हैं, सिक्योर नहीं होते हैं, परपीचुअल मतलब कॉन्टिन्यूस नेचर के होते हैं। सेकंड, इन्वेस्टर्स कैन रिटर्न दीज बॉन्ड्स टू द इशूइंग बैंक्स एंड गेट द मनी। इन्वेस्टर्स जो होते हैं इन बॉन्ड्स को वापस करके बैंक्स को उनके बदले में मनी ले सकते हैं, हो सकता है। थर्ड, 81 बॉन्ड्स आर रेगुलेटेड बाय सेबी। सेबी इसको रेगुलेट करती है। सोचिए। चलिए, तो पहली स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दीज बॉन्ड्स आर टाइप ऑफ अनसिक्योर्ड होते हैं और परपीचुअल नेचर के होते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूस नेचर के होते हैं। रिसेंटली हुआ क्या है, आरबीआई ने जो अभी येस बैंक का इशू हुआ है, येस बैंक के इशू को लेकर आरबीआई ने कहा था कि 81 बॉन्ड्स को भी यूज किया जा सकता है। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में 81 बॉन्ड्स को यूज किया जा सके येस बैंक का जो रीस्ट्रक्चरिंग चल रहा है उस केस के अंदर। अब बात करी जाए कि 81 बॉन्ड्स रेगुलेट कौन करता है। देखिए 81 बॉन्ड्स जो है वो सेबी रेगुलेट नहीं करता है, 81 बॉन्ड्स रेगुलेट करता है आरबीआई। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। देन आता है इन्वेस्टर्स कैन रिटर्न दीज बॉन्ड्स टू द इशूइंग बैंक एंड गेट द मनी। पहली स्टेटमेंट में मैंने आपको बता दिया कि परपीचुअल नेचर के हैं, तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है तो अपने आप ही इनकरेक्ट हो जाएगी। अगर ये परपीचुअल नहीं होते तो आप उसको वापस करके पैसा ले सकते हो, लेकिन अगर ये परपीचुअल नेचर के हैं तो पैसा लेना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। यहाँ पे इन्वेस्टर्स कैन नॉट रिटर्न दीज बॉन्ड्स टू द इशूइंग बैंक एंड गेट द मनी, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी इन बॉन्ड्स के अंदर ज्यादा नहीं है। तो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहली करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 87 जो कि कृष्ण राजा सागर डैम के बारे में और पूछा गया कि किसके ये अक्रॉस बिल्ड किया गया, क्या गोदावरी नदी के अक्रॉस बिल्ड किया, कावेरी के अक्रॉस किया, कृष्णा नदी के अक्रॉस किया या महानदी के अक्रॉस। सोचिए। चलिए, रिसेंटली कृष्ण राजा सागर केआरएस डैम जो है मंड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के अंदर, इसका जो वाटर लेवल था काफी मतलब तेजी से नीचे आ रहा था। इसी वजह से कॉज ऑफ कंसर्न हुआ, क्योंकि इसका पानी जो है बेंगलोर सिटी को भी दिया जाता है, आसपास के रीजन को भी दिया जाता है, इसलिए चिंता का विषय बन गया था वहां पर। अब मैं आपको बताऊं, ये जो डैम बनाया गया है ये बनाया गया है कावेरी रिवर के अक्रॉस। तो हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा। एक बार मैप पे देख लीजिए कि ये जो डैम है और ये जो आपका कृष्ण सागर डैम और ये कावेरी रिवर है, इसकी एक बार देख लीजिए। चलिए, नेक्स्ट है कावेरी रिवर के बारे में ही है क्वेश्चन, और काफी सारे लोगों ने इसके अंदर बहुत अच्छे निमोनिक्स बना के दिए थे इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उसको याद रखने के लिए। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि इन चारों में से कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, क्या अर्कवती इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, हेमावती, लक्ष्मण, शिमसा, कौन कौन सी कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। चलिए, तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे चारों ही जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 89th क्वेश्चन जो कि मार्केट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अ बेयर मार्केट रेफर्स टू द मार्केट वेयर शेयर प्राइसेस आर कंटीन्यूअसली डिक्लाइनिंग। बेयर मार्केट होती है जिसमें शेयर प्राइसेस गिर रहे होते हैं, हो सकता है। बुल मार्केट होती है जिसमें शेयर प्राइसेस सर्ज कर रहे होते हैं, मतलब इंक्रीज कर रहे होते हैं, ये भी हो सकता है। सोचिए, आपने सुना होगा बुल और बेयर काफी यूज होते हैं मार्केट चैनल्स के ऊपर। चलिए, तो रिसेंटली जो हमारी इंडेक्सेस हैं आपने देखा है काफी इसमें उतार चढ़ाव आ रहा है। एक दिन में ही 4-5% जो है हमारे इंडेक्सेस हैं वो गिर जाते हैं और फिर नेक्स्ट डे उतना ही रिकवर कर लेते हैं। तो इसी वजह से बुल और बेयर का मतलब आपको पता होना चाहिए। बेयर मार्केट वो होती है जहां पे लोग इन्वेस्ट करने से डरते हैं, तो हमारे यहाँ पे शेयर प्राइसेस नीचे आते हैं। बुल मार्केट होती है जिसमें लोग प्रॉफिट को एक्सपेक्ट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल बुल मार्केट। इसमें मार्केट ऊपर जाती है। सो आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 90th क्वेश्चन हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड को लेके है। पूछा गया है 3 स्टेटमेंट के थ्रू। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1998 अंडर द चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट 1890। तो इसे 1998 में बनाया गया था और किसके अंतर्गत बनाया गया था। इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट 1890। हो सकता है। द फंड इज मैनेज बाय काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एक काउंसिल जो है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया वो इसे मैनेज करती है। देन यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इज द चेयरपर्सन। यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज जो होते हैं उसके चेयरपर्सन होते हैं। सोचिए। चलिए, इससे मिलता जुलता नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के ऊपर हमने क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था, तो आई होप आपका ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो यहाँ पे चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट के अंदर ही इसे बनाया जाता है। एक काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है जो कि फंड को मैनेज करती है, और देन यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज जो होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सेक्रेटरी जो होते हैं वो डे टू डे फंडिंग को मैनेज करते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा डी। चलते हैं 91st क्वेश्चन के ऊपर। तो 91st क्वेश्चन जो है वो क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि एट प्रेजेंट 6 लैंग्वेजेस हैं जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। देन उड़िया जो है उसमें से एक लैंग्वेज है। देन जो ये क्लासिकल लैंग्वेजेस है 8 शेड्यूल में दी गई है। सोचिए। चलिए, तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, हम पढ़ चुके हैं काफी बार। 6 हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेजेस है, उड़िया भी उसमें से एक है, और 8 शेड्यूल के अंदर तीनों हमारी ये जो लैंग्वेजेस हैं वो सारी दी गई हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी। हमारे पास अभी जो 6 लैंग्वेजेस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये तमिल है जिसे 2004 में डाला गया था, और देन संस्कृत 2005 में रिकॉग्नाइज किया गया, कन्नड़ा को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम 13 में एंड उड़िया 14 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 जो है वो
जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट JMVP के बारे में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर रही है। क्या इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको इंप्लीमेंट कर रही है, कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, या फिर कोई और ही अथॉरिटी इसे इंप्लीमेंट कर रही है? सोचिए। रिसेंटली राज्यसभा में एक क्वेश्चन का आंसर दिया गया था बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग, जिसमें पूछा गया था कि वेरियस टाइप की सिग्निफिकेंट सेविंग्स करी जाती है अगर हम वाटरवेज को अडॉप्ट करते हैं। आपको पता है कि वाटरवेज में जो आपकी टोटल कॉस्ट लगती है, ट्रैवलिंग की हो गई या फ्रेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की हो गई, वो इवन रेलवे से भी कम लगती है। सबसे ज्यादा रोड में लगते हैं, फिर रेलवे में उससे थोड़ा कम लगता है, और शिपिंग के अंदर उससे भी कम लगता है। तो यहाँ पर इसी वजह से तो नेशनल वाटरवे 1 हमारी है, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया तक है। किस स्टेट के अंदर फॉल करती है ये भी आपको पता होना चाहिए, ध्यान दे दीजिएगा इसकी ओर। नेक्स्ट चलते हैं, उन्नत भारत अभियान के बारे में पढ़ते हैं। 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। पहली कहती है कि MHRD का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, हो सकता है, और इसके अंदर मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे जहां पर हमारे कांग्रीगेशन ऑफ 5 विलेजेस हो सकता है वहां पर। सोचिए। चलिए, तो MHRD का प्रोग्राम है उन्नत भारत अभियान, काफी कॉमन सेंसिकल है। MHRD ही करेगी इस तरीके का प्रोग्राम, और इसके अंदर 5 विलेज, एटलीस्ट जहां पे 5 विलेज आते हैं वहां पर एक मेडिकल कॉलेज नहीं या मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं, एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर हमारा हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट वाटरवे ऑफ द कंट्री। तो लॉन्गेस्ट वाटरवे कौन सी है? क्या वो धुबरी सदिया है, प्रयागराज हल्दिया है, गोदावरी कृष्णा, या फिर वेस्ट कोस्ट कैनाल? सोचिए। चलिए, तो आंसर हमारा है जो नेशनल वाटरवे 1 हमने पीछे पढ़ी थी 1620 किलोमीटर की, जो प्रयागराज हल्दिया या इलाहाबाद हल्दिया है, वो सबसे लंबी है। बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सभी के नाम भी आपको पता होने चाहिए, चाहे वो नेशनल वाटरवे 1 है, 2 है, अप टू 6। इनकी कौन कौन से स्टेट में से जा रही है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। देन बोको हराम के बारे में पढ़ते हैं। बोको हराम इज द मिलिटेंट ग्रुप ऑफ विच कंट्री। तो बोको हराम किस कंट्री का मिलिटेंट ग्रुप है? क्या इजिप्ट का है, नाइजीरिया, चैड, या फिर सूडान? सोचिए। चलिए, तो नाइजीरिया का ये ग्रुप है। बोको हराम का लिटरल मीनिंग होता है दैट वेस्टर्न एजुकेशन इज फॉरबिडन। बेसिकली वेस्टर्न एजुकेशन का ये अगेंस्ट है, उसको अपोज करते हैं। 2002 में ये ग्रुप बना था। देन कुसुम स्कीम के बारे में डिस्कशन करते हैं। कुसुम स्कीम किससे रिलेट करती है? फार्म लोन से, सब्सिडाइज LPG से, फार्म सब्सिडी से, या फिर सोलर एनर्जी से? सोचिए। फिर कुसुम की फुल फॉर्म भी देखेंगे। चलिए, तो पहले फुल फॉर्म देखते हैं। कुसुम की फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो यहाँ पे आपको नाम से पता चल गया, ऊर्जा सुरक्षा की बात करी जाए तो सोलर एनर्जी से रिलेट करते हैं। इसके अंदर जो पंप सेट्स प्रोवाइड करे जाते हैं वो सोलर एनर्जी से यहाँ पे एसोसिएट होते हैं, ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 97, नेशनल क्रेस्ट स्कीम। नेशनल क्रेस्ट स्कीम में 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं और आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। पहले तो बताया कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, हो सकती है। ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड डे केयर फैसिलिटीज टू चिल्ड्रन, जो कि 6 महीने से लेकर 6 साल तक के हो सकते हैं, वर्किंग मदर्स के हो सकता है। हेल्थ चेकअप्स एंड इम्यूनाइजेशन जो होगा वो भी इसके अंदर किया जाएगा, ये भी हो सकता है। तो क्या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है? सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। चलिए, तो यहां पे देखते हैं। पहली स्टेटमेंट देखते हैं नेशनल क्रेस्ट स्कीम के बारे में। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बिल्कुल सही है। इसमें होगा क्या, 6 महीने से लेकर 6 साल की आयु के जो बच्चे होते हैं वर्किंग मदर्स के, उनको डे केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करने का प्रावधान यहां पर किया गया है, और टाइम टू टाइम उनके हेल्थ चेकअप्स और इम्यूनाइजेशन की जो फैसिलिटीज होंगी वो भी प्रोवाइड करी जाएगी। इसमें बेसिकली आप एक क्रेश फैसिलिटी दे रहे हैं ताकि वर्किंग मदर को प्रॉब्लम ना हो। तो यहां पे आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलते हैं 98 क्वेश्चन के ऊपर, जो कि चैत्रा जात्रा फेस्टिवल के बारे में। चैत्रा आपको पता है फर्स्ट मंथ होता है एज पर हिंदू कैलेंडर, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कल्चर के अंदर क्वेश्चन। तो चैत्रा जात्रा फेस्टिवल जो है वो कहां सेलिब्रेट किया जा रहा है? मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी या उड़ीसा? सोचिए। चलिए, तो तारातारिणी हिल श्राइन जो है उड़ीसा में, वहां पर इसको, ये आपका जात्रा फेस्टिवल है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और इसके अंदर वेरियस टाइप्स के रिचुअल्स करे जाते हैं। लेकिन कोविड-19 की वजह से अभी इसके अंदर काफी ज्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए हैं। हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी। चलते हैं 99 क्वेश्चन के ऊपर, जो कि जर्ड के बारे में, GERD, ग्रैंड इथोपियन रेनेसो डैम पूछा गया। इस डैम के बारे में पहली तो स्टेटमेंट कहती है इट वाज फॉर्मली नोन एज मिलेनियम डैम। पहले इसे मिलेनियम डैम के नाम से जाना जाता था। अफ्रीका का बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम इज बीइंग बिल्ट ऑन द यूफ्रेटस रिवर। ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है यूफ्रेटस रिवर के अक्रॉस बनाया गया है। सोचिए। चलिए, तो ये जो डैम है यूफ्रेटस के अक्रॉस नहीं, ये लॉन्गेस्ट रिवर जो है वर्ल्ड की, नाइल, उसके अक्रॉस बनाया गया। थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गई, लेकिन यहाँ पे बिगेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये, और इसे पहले मिलेनियम डैम के नाम से भी जाना जाता था। आंसर आपका हो जाएगा ए, और कई बार इसे हाइडेस्ट डैम के नाम से भी जाना जाता है। एक बार इसकी लोकेशन देख लेते हैं। सो दिस इज ग्रीन इथोपियन रेनेसो। चलिए, आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी अपॉइंट स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन न्यूज में था क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से काफी ज्यादा जो आपके इलेक्शन होने जा रहे थे, जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता था, उसको सस्पेंड किया गया। तो यहाँ पे क्या इसको गवर्नर अपॉइंट करते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन को प्रेसिडेंट करते हैं, चीफ मिनिस्टर, या फिर नन ऑफ द अबव? सोचिए।
चलिए, तो हुआ क्या था, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक पिटीशन फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि यहाँ पर जो आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन है उन्होंने कोविड-19 की थ्रेट की वजह से लोकल बॉडी के इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन कर दिए। इसको लेकर तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो अथॉरिटी है जो अपॉइंट करती है वो है गवर्नर, सो ए इज द करेक्ट आंसर।